नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने महाविद्यालय व्याख्याता की असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भर्तियां निकाली है कॉलेज शिक्षा विभाग में, उसमें राजनीति विज्ञान विषय की जो 57 पद आए हैं, मैं उन पदों को लेकर और उन पदों की तैयारी जो कर रहे हैं, उन पदों की प्राप्ति के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे आज चर्चा करने वाला हूं कि वो अपनी तैयारी कम समय में और ज्यादा अच्छी तरह से कैसे कर पाएं। तो शुरुआती चर्चा तो मैं इसके ऊपर करूंगा। ये छोटी सी चर्चा है, इसके बाद हम विषय के ऊपर आ जाएंगे, राजनीति विज्ञान की चर्चा करेंगे और बाद में जो हमारी पूरी कक्षा होगी, इस चर्चा के बाद जो तैयारी की चर्चा है वो राजनीतिक अवधारणाओं और उन अवधारणाओं से संबंधित जितने भी विचारक हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप तैयार हो जाइए तैयारी के लिए और उस पद प्राप्ति के लिए जो एक लंबे इंतजार के बाद आरपीएससी ने निकाले हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस में आप कौन सी बुक्स पढ़ें असिस्टेंट प्रोफेसर की इस तैयारी में जो आरपीएससी ने भर्तियां निकाली है, पहले इसकी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि यही प्रश्न मेरे भी हुआ करते थे कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ूं, मैं कौन से ओल्ड पेपर्स पढ़ूं, मेरी योजना क्या हो ताकि मैं सिलेक्शन मेरा फाइनल हो। मैं भी ऐसे ही मुद्दों के ऊपर औरों से चर्चा किया करता था जब मैं खुद इस पद पे नहीं आया था। तो जिस रास्ते से आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उसी रास्ते से मैं चल के आया हूं। तो जो रास्ता मुझे दिखाया गया, जिस रास्ते पे चल के मैंने सफलता प्राप्त की, ऐसे ही रास्तों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं बुक्स के ऊपर, पुस्तकों के ऊपर। देखिए, अब एकदम से तारीखें आ गई हैं, तो उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप लंबी चौड़ी जो लिस्ट है मैंने भी जारी की, कुछ मेरे और साथियों ने भी एक बुक्स की पूरी एक लिस्ट जारी की कि आप कम से कम अगर आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है तो ये 15-20 किताबें तो आपको पढ़नी ही होगी। तो अब वो टाइम नहीं है। आप वो सारी सूचियां जो जारी की गई थी उनको साइड में रख दीजिए और आप अब वही किताबें पढ़ेंगे, वही बुक्स है, वही रीडिंग करेंगे आप जो आपने पहले ही पढ़ रखी है। अब नई पुस्तक पढ़ने का, नई पुस्तक खरीदने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो आपने चूंकि पहले ही पढ़ रखी है जो पुस्तकें, तो आप वर्ड्स के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। एक तस्वीर बन चुकी है, मनोवैज्ञानिक तस्वीर आपके मस्तिष्क में, कि जैसे ही आप वो पुस्तक उठाएंगे जो आपने पहले ही पढ़ रखी है तो आपको पढ़ने में बड़ा आसान लगेगा और बहुत जल्दी वो पुस्तक कंप्लीट हो जाती है। जबकि अगर आप नई पुस्तक उठाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो बुक्स की चर्चा को तो यही समाप्त कर देते हैं कि आप कोई भी अब नई पुस्तक नहीं खरीदेंगे। जो पुस्तकें हैं आप उन्हीं का सहारा लीजिए। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि अगर कुछ टॉपिक्स आपके पुस्तक में नहीं है, जो आपने पुस्तकें पढ़ रखी है उनमें नहीं है, तो उनके लिए आप कुछ नया मटेरियल ले सकते हैं। अगर आप कोई एक ऐसी पुस्तक पढ़ना चाहें जिनमें आपका कुछ 60-70-80% तक का सिलेबस कंप्लीट होता हो, या जिनको आप सीधा ही बोलते हैं कि हम कोई गाइड पढ़ें क्या, जब गाइड की चर्चा आती है तो देखिए कॉलेज लेक्चरर के लिए किसी ने कोई गाइड नहीं निकाल रखी। फिर भी अगर आप लेना ही चाहते हैं तो एक पिंक सिटी पब्लिकेशन से राम सिंह जी आढ़ा की आती है जो स्कूल लेक्चरर के लिए है, एक नेट जेआरएफ के लिए राजेश मिश्रा जी की आती है। तो आप इन दोनों की तुलना कर लीजिए। कुछ और भी आती हैं, शायद लक्ष्य की या कुछ की स्कूल लेक्चरर्स के लिए आती है। तो आप इनकी तुलना करेंगे तो आप इनका इंडेक्स देखिए और इनमें जो चैप्टर हैं उनको देखिए और आप अपना सिलेबस एक साइड रख लीजिए।
तो जब भी आप ये कोई गाइड खरीदने जाएं तो तीनों की तुलना कर लीजिए और आपको जो सूटेबल लगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, आप उसको खरीद के ले आए। तो हाँ, एक गाइड का जरूर सहारा ले लीजिए, थोड़ा सी सहायता होती है, क्यों टाइम कम बचा है तो उस सहारे से हम सिलेबस को थोड़ा जल्दी कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो तैयारी में थोड़े लेट हैं, जिन्होंने खुद के नोट्स बना रखे हैं, बीसियों किताब में पहले ही पढ़ रखी है, उनको किसी और फिर गाइड्स की सहारे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मुद्दा हुआ ओल्ड पेपर्स। जरूर आप ओल्ड पेपर सोल्व कीजिए। इन ओल्ड पेपर्स से आपके कई फायदे होते हैं। एक फायदा तो यह होता है कि आपको क्वेश्चंस की नेचर पता चलती है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, उनको हल कैसे किया जाता है। आप जब भी डिस्क्रिप्टिव मैटर पढ़ते हैं, कुछ वर्णनात्मक पढ़ते हैं, तब आपको ये फायदेमंद ऐसे रहते हैं कि आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ऐसे ऐसे करके यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है इस बार। तो आप जरूर ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, इसको बेस मत बनाइए। 40-50 क्वेश्चन रोज पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप आप निकाल लीजिए, पर्याप्त है। ओल्ड पेपर्स में मैं सिर्फ एक ही राय दूंगा कि आप नेट और जेआरएफ के जो ओल्ड पेपर्स आते हैं, आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए। और जितने भी आईसीएस, पीसीएस के, अरिहंत के, यूथ के जो भी पेपर आते हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। तो आप उन सबको एक बार भूलिए। और अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ 40-50 क्वेश्चन रोज करना चाहते हैं तो नेट जेआरएफ के ओल्ड पेपर्स हैं, ये यूथ के भी आते हैं और साथ में प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के भी आते हैं, तो आप वो ले लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम। आज मुख्य उद्देश्य यही था कि थोड़ी इसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। तो आगामी कुछ दिनों तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक टॉपिक है उसका अवधारणात्मक और उसकी तथ्यात्मक समझ आप में मैं निर्मित कर पाऊं। अगर आप मुझसे सतत रूप से जुड़े रहते हैं तो मैं ये तो वादा करता हूं कि आपको हर टॉपिक और उससे जुड़ा हुआ मैटर वो उपलब्ध हो जाएगा। मैं आपको समझा भी दूंगा। तो ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम जो होगा, इसमें देखिए, एक तो आप विशेष करके ये ध्यान रखिए कि चूंकि आज ये जो कक्षा है, आज अपने जैसी अवधारणाएं और विचारक करने वाले हैं, ये तो स्टूडियो की क्लास है। आगे से आपको जो मिलेगी वो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग होगी। तो आप तो एक तो ये मान के चलिए कि क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है, वही रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। लाइव क्लासेज आपको नहीं मिलेगी, न स्टूडियो की क्लास मिलेगी। एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब मैं इसे हम एक साधारण और ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल जो कक्षा है वही कक्षा होगी जिसको रिकॉर्ड किया गया है। तो एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, आपको जो नोट्स मिलेंगे वो प्रत्येक टॉपिक के मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि वो एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा संकट आपके सामने है कि एकदम से भर्ती आई, फॉर्म भरवाए गए और डेट आ गई, ऐसा ही संकट मेरे सामने आ गया एकदम कि नोट्स एकदम से तैयार नहीं हुए, टाइम लगता है। तो जैसे जैसे नोट्स तैयार होते जाएंगे, मैं 60 से 70% जो नोट्स हैं वो तो आपको शुरुआत में मिल जाएंगे, बाकी कुछ नए टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और कुछ से और जो एक्स्ट्रा मैटर होगा वो धीरे धीरे आपको अवेलेबल होता जाएगा। और मैं आपको लगभग सारा जो मैटर है वो फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक सारा उपलब्ध करवा दूंगा। हाँ, ये और कि ये मैटर आपको लगभग 60 से 70% मैटर है वो तो आपको मिलेगा टाइप्ड मैटर, और कुछ नोट्स ऐसे भी होंगे जो हैंडमेड होंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा कि नया टॉपिक तैयार करके उसको टाइप करवा के प्रूफ रीडिंग करके आप तक पहुंचाया जाए। तो ये मान के चलिए आपको 30 से 40% मैटर है वो हैंडमेड, जो मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए हैं वही मिलने वाला है। हाँ, लिखाई ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं ये आप
आपको पीडीएफ में भी मिलने वाले हैं, ताकि आप इनकी हार्ड कॉपी निकाल के और घर पे पढ़ भी पाए। तो मैंने दो मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया कि आपको नोट्स मिलेंगे, कुछ हैंडमेड और कुछ प्रिंटेड, हर एक टॉपिक के मिलेंगे। दूसरा, जो क्लासेज होगी वो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग होगी, लाइव क्लासेज नहीं है, स्टूडियो क्लासेज नहीं है। तीसरा, जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा ऑनलाइन, तो इंट्रोडक्टरी जो क्लासें हैं जो आज है, जिसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं, इसको छोड़ के, और उसके बाद 5 या 6 क्लासेज है जो आपको इन फ्यूचर 5, 7 या 10 दिन बाद एक एक करके उपलब्ध करवा दी जाएगी। वो है उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के ऊपर है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और अधिकार है। ये आपको अगले 8 से 10 दिन में उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे जैसे ये रिकॉर्ड होती जाएगी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस होने के बाद जो आपका सीधा टॉपिक मिलेगा, जो कक्षा मिलेगी आपको, वो नागरिकता के ऊपर मिलेगी। तो बीच के ये जो टॉपिक्स हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी एंड राइट्स, ये 5 टॉपिक हैं जो आपको अगले 8 से 10 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे, एकदम से उपलब्ध नहीं होंगे। उसके बाद क्लासेज रेगुलर होगी। पहले क्लासेज जो चलेगी वो थ्योरीज के ऊपर चलेगी, थ्योरीज मिक्स होगी। मिक्स का तात्पर्य ये है कि पॉलिटिकल थ्योरीज भी होगी और कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस की तो थ्योरीज हैं वो भी उसके अंदर शामिल होगी। और जैसे ये थ्योरीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों पेपर्स की, उसके बाद हम यूनिट 1 उठाएंगे दोनों पेपर्स की, और हम फिर पॉलिटिकल थॉट शुरू करेंगे, इंडियन एंड वेस्टर्न। उसके बाद इंटरनेशनल होगी, और अंत में हम चर्चा करेंगे आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगामी पूरा जो शेड्यूल है अपना ये रहने वाला है। तो आप अगर अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, नोट्स के रूप में भी, क्लासेज के रूप में भी, और आपकी समझ है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। इन बिटवीन आपको कुछ क्लास टेस्ट हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिट वाइज जो टेस्ट हैं। तो आपको पता चल सकता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं। बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आरपीएससी बनाती है, जिस प्रकृति के बनाती है, जिस तथ्यात्मकता के साथ या उदाहरणा के साथ, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ऐसे 10 पेपर्स की एक सीरीज है, तो इस 1500 क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अपन आपस में जुड़ते हैं और इस कारवां को और इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने जो आप तक चर्चा की, ये चर्चा की बुक्स को लेके, ओल्ड पेपर्स को लेके, और जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है उसको लेके चर्चा की। अब मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करूंगा, और आज मैं आपको एक तथ्यात्मक चीजें करवाना चाहता हूं। बिल्कुल फैक्ट्स होंगे, आज फैक्ट्स होंगे। और फैक्ट्स क्या होंगे? फैक्ट्स की बौछार होगी आज। जो इस क्लास कक्षा में टिकता है वो सफल होता है, और अधिकांश इस कक्षा के बाद मैदान छोड़ जाते हैं। देखिए, ये नींव रखी जा रही है। अगर आप ये कक्षा एक बार में कवर नहीं कर पाए तो इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर ये तथ्य आपके याद हो जाते हैं तो फिर आपके पास करने के लिए सिर्फ अवधारणाएं रहती है और समझ और कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जिनकी समझ अपने को पैदा करनी है। तथ्य अधिकांश हो जाते हैं। तथ्यों से तात्पर्य यह है कि आपके जो थिंकर्स गड़बड़ होते हैं, इधर और इधर होते हैं, वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी अगर आज हम ये सब कर लेते हैं। तो देखिए, पहली कक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान से संबंधित, और इस कक्षा में मैं आज से चर्चा करूंगा जो समकालीन विचारधाराएं हैं या जो अवधारणाएं हैं उनके विचारक कौन से हैं। तो जब तक ये कक्षा चलेगी मैं आपसे नव उदारवाद के ऊपर, लोकतांत्रिक समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवादियों के ऊपर, नव मार्क्सवाद पे नियो मार्क्सिस्ट के ऊपर, व्यवहारवाद के ऊपर, नव परंपरावाद के ऊपर, बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर, पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर,
अस्तित्ववाद के ऊपर, अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म के ऊपर नया टॉपिक जुड़ा है बिल्कुल आपके, नारीवाद के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर, संस्थावाद और नव संस्थावाद इसके ऊपर, समूह सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत, इलीट थ्योरी एंड तार्किक चेन सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी, मैं इन सब के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैटर बताऊंगा और साथ में इन अवधारणाओं से और सिद्धांतों से संबंधित जो विचारक हैं वो मैं आपको आज इस कक्षा में याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप टिके रहिए, अगर एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीसरी बार ये आपके पक्का याद हो जाएंगे। और ये जब याद हो जाते हैं आपके, तो ये मानिए कि कुल जो सिलेबस है आपका उसका आपने 20% कर लेते हैं आप, ये मान लीजिए। इनके ऊपर पकड़ होने का तात्पर्य है कि आपका बर्डन 20% कम हो गया है। उसके बाद मैंने कहा अवधारणाओं की समझ बकाया रहती है। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके कि आज हम विभिन्न जो विचारधाराएं उनके विचारक जो करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम उदारवाद से शुरू करेंगे, लिबरलिज्म। हम शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और समकालीन उदारवाद है, उसके तीनों रूप करेंगे, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, उदार समतावाद और समुदायवाद। शास्त्रीय उदारवाद का तात्पर्य है जो उदारवाद शुरुआत में पैदा हुआ 17वीं सदी में जॉन लॉक के समय, हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जेएस मिल ने और टीएच ग्रीन ने जो एक नींव रखी थी, उसके बाद शास्त्रीय उदारवाद में जो सुधार किया गया, आधुनिक उदारवाद, हम उसकी चर्चा करेंगे। और पिछले 50-60 साल में इस उदारवाद ने क्या क्या रूप लिए हैं, हम इनकी भी चर्चा करेंगे। तो ज्यादा जो रिलेवेंट मुद्दा है वो ये है कि जो समकालीन उदारवाद है इसके विभिन्न रूप कौन से हैं और कौन कौन से विचारक हैं जो इन विभिन्न विचारों से जुड़े हुए हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे। तो हम इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद की चर्चा करेंगे, हम उदार समतावाद की चर्चा करेंगे और हम समुदायवाद की चर्चा करेंगे। साधारण परिचय करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी तो तब करेंगे जब हमारी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएगी। मैंने कहा आज की कक्षा सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। देखिए मैं आपको एक और बता दूं, आज जो हम थिंकर करने वाले हैं, विचारक करने वाले हैं, थिंकर्स, इन विचारकों की आगामी कक्षाओं में 50-50, 60-60 बार चर्चा होगी। तो ऐसा अगर आज की कक्षा के बाद आप अपने आप को डिमोरलाइज फील करें और ये देखें कि आप में से अधिकांश याद नहीं है आपके, तो आप कतई ही अपने आप को दौड़ से बाहर न माने। जब आप 15 दिन बाद देखेंगे, अगर आप जुड़ते हैं तो, कि जिस चीज को आप पहले दिन असंभव मान रहे थे वो तो बिल्कुल सिंपल थी और बिल्कुल संभव है। तो आप बी पॉजिटिव, सकारात्मक होकर जुड़े रहिए और इन चीजों का अध्ययन करते रहिए। आप सुनेंगे, आप देखेंगे और आप जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 5-7 दिन बाद आज जितने भी विचारक जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं आपसे फैमिलियर हो चुके होंगे, आपके मन में उनकी कोई न एक अच्छी सी तस्वीर बन चुकी होगी। हम जब आगामी कक्षाएं लेंगे तो उनकी पुस्तकें भी करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में भी देखेंगे, उनकी विचार प्रणाली के बारे में भी देखेंगे। तो ऐसे करके वो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक स्थायी तस्वीर बना लेंगे। तो आज पहले दिन नहीं बन पाएगा सब कुछ, तो आप पेशेंस बनाए रखिए और काम को जारी रखिए। हम शुरुआत करते हैं शास्त्रीय उदारवाद से। इस शास्त्रीय उदारवाद की शुरुआत हम ये कहें कि जैसे ही मध्यकाल समाप्त हुआ, जिसको हम डार्क एज बोलते हैं, यूरोप की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान जिसका हम लगभग 90% जो हिस्सा पढ़ते हैं उसका संबंध यूरोप और अमेरिका से ही है। तो उनका प्रभुत्व है राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर। तो यूरोप में राजतंत्रवाद के खिलाफ, रूढ़िवाद के खिलाफ और सामंतवाद के खिलाफ एक लहर चली और उस लहर के पीछे था एक पूरा कारवां कुछ घटनाओं का। उन घटनाओं को हम संयुक्त रूप में आधुनिकीकरण की घटनाएं कहते हैं। इसी के तहत हुआ था पुनर्जागरण, रेनेसां।
इसी के तहत हुआ था धार्मिक सुधार, इसी के तहत हुआ था औद्योगिकरण, इसी के तहत आई थी विज्ञान, इसी के तहत आया था वणिकवाद, इसी के तहत आया था पूंजीवाद, और इसी के तहत फिर आया था उदारवाद। तो आप हम उस उदारवाद की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी पहली कड़ी तब शुरू होती है जब यूरोप में पुनर्जागरण शुरू होता है, और उसके बाद होब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम, एक पूरी सीरीज चलती है, और उदारवाद है वो आगे बढ़ता जाता है। हम थीम समझें कि आखिर उदारवाद है क्या। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म शब्द लिबर्टी से बना है, और लिबर्टी लिबर से बनी है, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्रता। तो ये तो हम मान के चलें कि उदारवाद का जो मुख्य जोर है वो स्वतंत्रता के ऊपर रहता है। लेकिन स्वतंत्रता का आधार क्या है, आखिर मानव को स्वतंत्र क्यों छोड़ा जाए? तो ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है विवेकवाद, कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होता है। यहां विवेकशीलता का तात्पर्य आदर्श व्यक्ति नहीं है। विवेकशीलता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि उसका हित किस चीज में है, कौन सी सरकार है जो उसका हित साध सकती है, बाजार की कौन सी व्यवस्था है जो उसका हित पूरा कर सकती है, समाज की कौन सी व्यवस्था है जो उसका हित पूरा कर सकती है, धर्म की कौन सी व्यवस्था है जो उसका हित पूरा कर सकती है। तो व्यक्ति विवेकशील होता है और वो जानता है कि उसका हित किस चीज में है, तब विवेकवाद पैदा होता है। जब वो खुद जानता है कि उसका हित किस में है, तब उसको आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, तब एक शब्द पैदा होता है। व्यक्ति को विवेकशील मान के, उसको तर्कवान मान के, उसको बुद्धिमान मान के कि व्यक्ति खुद निर्धारित कर लेगा अपने कल्याण को, तब उदारवाद आता है कि उसको खुला छोड़िए, वो खुद अपने आप का विकास कर लेगा। तो इसी उदारवाद से संबंधित है फिर व्यक्तिवाद। इसी ने फिर बढ़ावा दिया बाजारवाद। बाजारवाद का तात्पर्य है कि अब सरकार बाजार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो आर्थिक गतिविधियों में कोई हाथ नहीं डालेगी। और जब हम कहते हैं कि सरकार आर्थिक गतिविधियों में कोई हाथ नहीं डालेगी, तब एक शब्द पैदा होता है अहस्तक्षेप, लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का तात्पर्य यह होता है कि सरकार पूंजी के मामले में, बाजार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो पूंजीपतियों पर टैक्स नहीं लगाएगी, उनकी पूंजी का हरण नहीं करेगी। तो फिर ऐसे में क्या पैदा होगा? पूंजीवाद पैदा होगा, संपत्ति निजी होगी। तो उदार शास्त्रीय उदार निजी संपत्ति के ऊपर बल देता है शास्त्रीय उदारवाद। क्लासिकल लिबरलिज्म, कई नाम है, कई बार इसको परंपरागत उदारवाद कह देते हैं, कई इसको नकारात्मक उदारवाद कह देते हैं, इसके कई नाम हैं, कई इसको नकारात्मक भी बोलते हैं। इसको परंपरागत भी बोला जाता है। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, क्लासिकल, क्लासिकल लिबरलिज्म। तो मैं कह रहा था कि ये जो उदारवाद है, ये व्यक्ति को विवेकशील मानता है और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। व्यक्ति स्वतंत्र है, वो खुद अपना निर्णय करेगा। ये बाजार को बढ़ावा देता है और बाजार में फिर पूंजीवाद पैदा होता है। और ये जिस सरकार की चर्चा करता है वो है सीमित सरकार। और सरकार सीमित तब होती है जब नागरिकों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और नागरिकों को अधिकार दे दिया जाए। तो नागरिकों के जो अधिकार है वो सरकार को सीमित कर देते हैं। हम भी जानते हैं, हमारे पास भी जो मूल अधिकार है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य हमारी स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जब हम अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे स्वतंत्रताओं में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। नहीं करेगा तो हमने सरकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। तो बाजारवाद नागरिक अधिकारों पे, उदारवाद नागरिक अधिकारों के ऊपर बल देके और सरकार को सीमित कर देता है, उसकी शक्तियों को सीमित कर देता है। और ऐसे राज्य जो उदारवादी राज्य होता है, ये रात्रि प्रहरी राज्य होता है, पुलिस राज्य होता है। रात्रि प्रहरी राज्य या पुलिस राज्य वो होता है जो कल्याण नहीं करता अपने नागरिकों का, बल्कि सिर्फ एक काम करता है, वो उनकी सिर्फ सुरक्षा करता है। तो जो राज्य सिर्फ सुरक्षा करता है आंतरिक और बाह्य रूप से,
जिसका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और जिसका काम बाहरी दुश्मनों से अपने नागरिकों की रक्षा करना है, इतना ही काम करता है। इट मींस वो कल्याण का कार्य नहीं करता। तो ऐसे ही राज्य को हम रात्रि प्रहरी राज्य कहते हैं, ऐसे राज्य को हम पुलिस राज्य कहते हैं। तो हमने ये तो इसकी थीम समझी कि ये लेसेज फेयर करता है, बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता। ये इसके थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पूरे को मुद्दे को आगे बढ़ाया। हम कहते हैं उदारवाद का जो पिता है वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक के बाद हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस पेन, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं। और उसके बाद उपयोगितावादियों में बेंथम और जेएस मिल, इन सब ने मिलकर और शास्त्रीय उदारवाद को आगे बढ़ाया। 3 अर्थशास्त्री भी हैं, एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है और माल्थस है। इन तीनों ने, इन अर्थशास्त्रियों ने फिर बाजारवाद को और अहस्तक्षेप को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। हम एडम स्मिथ के बारे में तो एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द पढ़ते हैं, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। कि राज्य बाजार के मामलों में अपने हाथ को अदृश्य रखेगा, अपने हाथ को पीछे रखेगा। जब तक बाजार खुद सुचारू रूप से चल रहा है, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य हस्तक्षेप तभी करेगा जब बाजार में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तब उसके हाथ जो अदृश्य थे अब वो प्रकट हो जाएंगे। तो एडम स्मिथ का जो अदृश्य हाथ है ये शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होगी जब हम एक विचारधारा के रूप में उदारवाद को करेंगे। मैंने कहा आज तो सिर्फ हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने जॉन लॉक की चर्चा की, हर्बर्ट स्पेंसर की चर्चा की, थॉमस पेन की चर्चा की, डी टॉकविले की चर्चा की, अर्थशास्त्रियों के रूप में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और माल्थस की चर्चा की। अब हम उदारवाद का एक नया रूप देखते हैं, शास्त्रीय उदारवाद का नया रूप, जो बाद में उदारवाद में क्या बदलाव हुआ, हम इसकी चर्चा करते हैं। आधुनिक उदारवाद। जैसे ही शास्त्रीय उदारवाद ने लेसेज फेयर का कहा, हस्तक्षेप का कहा कि सरकार बाजार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और निजी पूंजी की छूट होगी, इसका परिणाम क्या निकला कि यूरोपीय जो देश थे जिनका औद्योगिकरण हो चुका था, वो देश और उनका नागरिक समाज 2 भागों में बंट गया। एक तरफ अमीरी का पहाड़ खड़ा हो गया, पैसे का पहाड़ खड़ा हो गया, और दूसरी तरफ गरीबी का दलदल हो गया। कुछ ही पूंजीपतियों ने मिलकर और देश के उत्पादन के साधनों पे कब्जा कर लिया, पूंजी के ऊपर कब्जा कर लिया, और बहुसंख्यक लोग जो मजदूर थे वो गरीबी में धकेल दिए गए। तब एक भय पैदा किया कार्ल मार्क्स ने, उसको हम लाल भय कहते हैं, कि अगर मजदूर भूख मरेगा तो वो क्रांति करेगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तब तक शास्त्र उदारवादियों को भी समझ में आ गया था कि अब व्यवस्था में बदलाव तो करना पड़ेगा। तो शास्त्रीय उदारवाद ने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया और 19वीं सदी तक आते आते, अंत में आते आते, और हम कहते हैं कि आधुनिक उदारवाद का जन्म हुआ। आधुनिक उदारवाद की पहले हम थीम समझते हैं कि ये शास्त्रीय उदारवाद से, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, उससे ये मॉडर्न लिबरलिज्म किस रूप में अलग है। तो ये लेसेज फेयर की बजाय, लेसेज फेयर का तात्पर्य था बाजार में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसकी बजाय ये बल देता है हस्तक्षेप के ऊपर, कि अब सरकार बाजार में हस्तक्षेप करेगी, वो पूंजीपतियों पर टैक्स लगा सकती है। फिर इसका और एक जो महत्वपूर्ण विषय था जिससे बदलाव हुआ शास्त्रीय उदारवाद में, वो था कि आधुनिक उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य की मांग की और इसी कंसेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए, मैंने पिछला जो राज्य बताया था वो बताया था रात्रि प्रहरी राज्य। रात्रि प्रहरी राज्य सिर्फ एक काम करता है, सुरक्षा का, और कल्याणकारी राज्य सुरक्षा के साथ साथ कल्याण के कार्य और करता है। ये आपकी बेसिक नीड्स पूरी करता है, फ्री में शिक्षा देता है,
आपको स्वास्थ्य देता है, रोजगार देता है, रोटी कपड़ा और मकान देता है। तो ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और आधुनिक उदारवाद को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने कल्याणकारी राज्य के विचार को आगे बढ़ाया। अगर आपको कल्याण करना है तो आपको एक कार्य जरूर करना पड़ेगा, वो है पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का तात्पर्य है कि पहले होता है संसाधनों का वितरण। हो सकता है कि ये वितरण है ये समान नहीं हो, किसी के पास संसाधन बहुत ज्यादा चले जाएं और किसी के पास संसाधन थोड़े से रह जाएं। तो ऐसे में जिनके पास संसाधन ज्यादा हो गए हैं, पैसा और पूंजी ज्यादा हो गई है, उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं और फिर उस टैक्स को गरीबों के कल्याण के ऊपर सरकार खर्च करती है, उनका, ताकि उनका जीवन स्तर में सुधार हो। तो उसको हम, जो सरकार टैक्स लगा के और पैसा इकट्ठा करके टैक्स का, और जब गरीबों के कल्याण की गतिविधियां चलाती है, तो हम कहते हैं उसको ये पुनर्वितरण किया जा रहा है, संसाधनों का पुनर्वितरण। तो इस आधुनिक उदारवाद ने हस्तक्षेप की बजाय हस्तक्षेप के ऊपर, रात्रि प्रहरी राज्य की बजाय कल्याणकारी राज्य के ऊपर और पुनर्वितरण के ऊपर बल दिया। इतना ही नहीं, अब हम उन विचारकों की चर्चा करें जिन विचारकों ने इस पूरे दर्शन को आगे बढ़ाया। देखिए, ऐसे विचारकों में जो पहला विचारक था वो था जे.एस. मिल। उसने जो अपनी एक पुस्तक लिखी पॉलिटिकल इकोनॉमी, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो चौथा संस्करण आया, आगे चर्चा करेंगे जब जे.एस. मिल करेंगे, इसकी व्यापक चर्चा होगी। उसमें उसने पहली बार चर्चा की थी कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और कुछ कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। लेकिन वास्तविक जो शुरुआत होती है वो टी.एस. ग्रीन से होती है, थॉमस हिल ग्रीन, जिनको हम कहते हैं कि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। और इनको हम तब पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं आदर्शवाद, आइडियलिज्म पढ़ते हैं। तो जब हम आइडियलिज्म पढ़ते हैं, आदर्शवाद पढ़ते हैं, तो हम 5 विचारक पढ़ते हैं। हम इमैनुअल कांट को पढ़ते हैं, हम हेगल को पढ़ते हैं, और हम 3 ब्रिटिश विचारक पढ़ते हैं, क्योंकि कांट और हेगल तो जर्मनी के थे। तो हम आदर्शवाद में 3 विचारक ब्रिटेन की ओर पढ़ते हैं, एक टी.एस. ग्रीन को पढ़ते हैं, एक ब्रैडले को और एक बोसांके को। तो टी.एस. ग्रीन ने पहली बार यह कहा था कि सरकार का कार्य है कि नागरिकों के कल्याण में, उनके नैतिक उत्थान में 3 चीजें बाधा डालती है। एक डालती है शराबखोरी, नंबर 1 शराबखोरी, दूसरी है गरीबी और तीसरी है अशिक्षा। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो नागरिकों का नैतिक उत्थान नहीं होने देती। तो राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो इन 3 चीजों से निपटे। कैसे निपटेगा? राज्य शराबखोरी और शराब नशे को बंद करेगा, राज्य गरीबों के लिए, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और राज्य सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। तो जैसे इन 3 बीमारियों से निपटता है राज्य, नागरिकों का नैतिक कल्याण हो जाता है। तो ग्रीन पहली बार कल्याणकारी गतिविधियों की चर्चा करता है जिसका संचालन राज्य करेगा। अब राज्य रात्रि प्रहरी नहीं होगा, बल्कि राज्य कल्याणकारी होगा। यहां से शुरुआत होती है। फिर इसी मुद्दे को एक ब्रिटेन का बहुत बड़ा विचारक है लोस्की, वो आगे बढ़ाते हैं। कनाडा के मैकाइवर है, वो आगे बढ़ाते हैं। होब हाउस है, टोनी है, वो आगे बढ़ाते हैं। और फिर एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है किन्स। हमने पिछली बार जब शास्त्रीय उदारवाद थे पीछे, तो हमने 3 अर्थशास्त्री पढ़े थे, एडम स्मिथ को, डेविड रिकार्डो को और माल्थस को। अब हम फिर आधुनिक उदारवाद में भी एक अर्थशास्त्री पढ़ रहे हैं, किन्स को पढ़ रहे हैं। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ और उसके बाद जो महामंदी आई 1930 के आसपास, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इस वर्ल्ड वॉर के बाद मंदी आई लगभग 12 साल बाद, और भारी मंदी, महामंदी कहा करते हैं। उसने अधिकांश वैश्विक व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया। तब एक विचारक, एक अर्थशास्त्री जिसका बहुत बड़ा नाम था, वो था किन्स। तो कई बार ये शब्द आ जाता है, ये कीन्शियन क्या है? तो कीन्शियन अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र होता है जिसका संबंध आधुनिक उदारवाद से है और जिसका संबंध कल्याणकारी राज्य से है। तो जहां भी आपको किन्स दिखाई दे जाए तो मान के चलिए कि ये वो अर्थशास्त्री है जो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, जो समर्थन करता है कि राज्य पूंजी के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।
तो हमने एक और उदारवाद कर लिया, आधुनिक उदारवाद। अब हम और आगे बढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य से आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य, जैसे जैसे कल्याणकारी गतिविधियों का विकास होता गया, इसका परिणाम यह निकला कि राज्य बहुत भारी मात्रा में कार्य करने लगा। नागरिकों के हर मामले में वो हस्तक्षेप करने लगा। जब ऐसा हुआ तब राज्य की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और राज्य ओवरबर्डन्ड हो गया। तब 1960 और 70 तक आते आते इन कल्याणकारी गतिविधियों की जिनका संचालन राज्य किया करता था, वो आलोचना की शिकार होने लगी और यह कहा जाने लगा कि वापिस हम वहीं से चलते हैं जहां से शुरुआत की थी हमने, कल्याणकारी राज्य से हाथ वापिस खींचते हैं और वापिस हस्तक्षेप, लेसेज फेयर की चर्चा चलने लगी। तब एक नया कंसेप्ट आया, मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट वो होता है जो सिर्फ नागरिकों की रक्षा करता है। तो रॉबर्ट नोजिक एक नया शब्द ले आया, मिनिमल स्टेट। रात्रि प्रहरी राज्य या पुलिस राज्य से सुरक्षा करेगा, अपनी कल्याणकारी गतिविधियों से राज्य वापस हाथ खींचेगा। तब हम एक और शब्द सुनते हैं, एलपीजी। ये तो आपके टॉपिक भी है एलपीजी। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के ऊपर पक्के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जरूर आते हैं। तो ये एलपीजी इन्हीं की देन है। रोलिंग बैक द स्टेट। जो राज्य कल्याणकारी गतिविधियां करता करता बहुत आगे बढ़ गया था, अब वो राज्य रोलिंग बैक होगा। रोलिंग बैक का तात्पर्य है कि वो अपनी कल्याणकारी गतिविधियों से अपने हाथ वापस खींच लेगा। तब ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेके और एक नया उदारवाद हमारे सामने प्रकट हुआ पिछले 40-50 साल में, और इसको हम कहते हैं इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद। कई बार इसको सीधा ही स्वेच्छातंत्रवाद भी कहते हैं, और कई बार इसको कहा जाता है नव दक्षिण पंथ। नव दक्षिण पंथ को हम इंग्लिश में न्यू राइट्स बोलते हैं। तो इनको न्यू राइट्स भी कहा जाता है, इन इच्छा स्वेच्छातंत्रवादियों को। ये बिल्कुल वैसे ही हैं और उनसे भी और आगे बढ़े हुए हैं जैसे लोक और स्पेंसर थे। तो नकारात्मक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से मिलता हुआ जो समकालीन उदारवाद है, इसमें जो उदारवाद की धारा बह रही है, जिसकी तुलना हम शास्त्रीय उदारवाद से कर सकते हैं, तो वो है इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म। मैंने कहा इसको हम नव दक्षिण पंथ भी बोलते हैं, न्यू राइट्स भी बोलते हैं इनको। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो F.A. हेयक से हुई थी। हेयक को 1974 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र का, और इस हेयक ने 2 व्यक्तियों को प्रभावित किया। एक इस व्यक्ति से प्रभावित थी, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी है मार्गरेट थैचर, लगभग 80 से लेकर 90 तक, 7-8 साल तक मार्गरेट थैचर, जिसको हम लोह महिला बोलते हैं ब्रिटेन की। और दूसरे थे यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन। तो ये जो हम शब्द पढ़ते हैं रीगनवाद, ये जो हम शब्द पढ़ते हैं थैचरवाद, इसका संबंध भी इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद से है या नव दक्षिण पंथ से है। और ये दोनों के दोनों, थैचर और हेयक है, थैचर और रोनाल्ड रीगन, ये दोनों हेयक नामक अर्थशास्त्री से प्रभावित थे। फिर एक व्यक्ति और आया, नोजिक। तो रॉबर्ट नोजिक तो हमारे सिलेबस में है, जिसका है न्याय का अधिकारिता सिद्धांत, एनलाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। इजाया बर्लिन, ये भी इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी है। और एक इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी है मिल्टन फ्रीडमैन। हम रोथबार्ड की भी चर्चा करते हैं कई बार। तो ये 4-5 वो थिंकर हैं जो इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी है, जो वर्तमान में लेसेज फेयर की चर्चा करते हैं कि आज राज्य
बाजार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे तो ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि राज्य ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया था। जब राज्य ने ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया तब ये आया इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद कि अब राज्य रोलिंग बैक होगा। तब एक नया शब्द आया, डाउन साइजिंग गवर्नमेंट। ये डाउन साइजिंग गवर्नमेंट डाउन साइज करो गवर्नमेंट का, इसका तात्पर्य है कि सरकार ने जो अपना आकार बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। देखिए, कल्याणकारी गतिविधियां करने के लिए सरकार को बहुत सारे कार्मिकों की भर्ती करनी पड़ती है, तो इस वजह से नौकरशाही का आकार क्या है, बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। तब फिर एक और चर्चा चली डाउन साइजिंग गवर्नमेंट की। तो ये जो सारी शब्दावली है, ये पिछले 40-50 साल में जो पैदा हुई है, ये इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादियों ने पैदा की है, जो बाजार का समर्थन करते हैं, निजी पूंजी का समर्थन करते हैं, स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, और ये समर्थन करते हैं योग्यता का, कि इस दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जो योग्य होगा। आप किसी का कल्याण नहीं करेंगे, जो योग्य होगा वो अपना कल्याण खुद ही करेगा। तो राज्य अब कल्याणकारी गतिविधियां नहीं करेगा। ये सब कुछ कहने वाले थे इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी या नव दक्षिणपंथी। अब ये जहां कह रहे हैं कि राज्य कल्याणकारी गतिविधियां बंद करे, वहीं इनके साथ साथ एक धारा पीछे 30-40 साल में और बह रही है। उस धारा को देखते हैं कि वो धारा कौन सी है जो इनके अगेंस्ट चलती है। देखिए, ये सारे बल दे रहे हैं स्वतंत्रता के ऊपर, निजी पूंजी के ऊपर और रोलिंग बैक द स्टेट के ऊपर। अब हम चर्चा करेंगे इसके एक पैरेलल लेकिन उल्टी चलने वाली धारा, वो है उदार समतावाद, इगैलिटेरियनिज्म। उदार समतावाद का तात्पर्य है कि राज्य पुनर्वितरण करेगा, राज्य संसाधन वितरण करेगा, और राज्य का यह दायित्व बनता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की बेसिक नीड्स को पूरा करे। तो अब आप तुलना कर सकते हैं कि जो इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद था, जो इससे पहले किया था हमने, वो तो बिल्कुल था किससे मिलता जुलता, परंपरागत उदारवाद से, और ये बिल्कुल मिलता जुलता है आधुनिक उदारवाद से। तो ये जो बल देते हैं, ये बिल्कुल आधुनिक उदारवादियों की तरह पुनर्वितरण के ऊपर बल देते हैं। ये स्वतंत्रता की बजाय समानता पे ज्यादा बल देते हैं, और ये बल देते हैं कि प्रत्येक नागरिक की बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो फिर कौन से विचारक हैं? तो ये विचारक हैं आपके, जिसमें जॉन रोल्स सलाइबस में है, डोवर्किन है ऐसे विचारक। डोवर्किन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, जॉन रोल्स पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब भी हम न्याय पढ़ते हैं तो जॉन रोल्स से शुरुआत करते हैं। और हम जॉन रोल्स के लिए तो ये कहते हैं कि जॉन रोल्स वो व्यक्ति था जिसने राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कई बार तो यह तक कह दिया जाता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पिता था प्लेटो, या राजनीति दर्शन का पिता था प्लेटो, राजनीति विज्ञान का पिता था अरस्तु। तो राजनीति सिद्धांतों के पुनरुत्थान का जो पिता है, क्योंकि बीच में यह चर्चा चलने लगी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1970 तक, जब व्यवहारवाद आया कि राजनीति सिद्धांतों का पतन हो चुका है। लेकिन 70 में जैसे ही जॉन रोल्स की बुक आई अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो फिर मूल्य वापस लौट आए, सिद्धांत वापस लौट आए, दर्शन वापस लौट आया। तब हम कहते हैं कि जॉन रोल्स है वो राजनीति सिद्धांतों के पुनरुत्थान का प्रतीक है। डोवर्किन, अमर्त्य सेन, ये हमारे एज ए थिंकर थे, लेकिन अब ये कमेंट्री में है। जहां संविधान की कमेंट्री है वो अमर्त्य सेन की वहां चर्चा है। ब्रूस एक्करमन और रोमर, ये वो विचारक हैं जिनको हम उदार समतावादी कहते हैं, और उदार समतावादी चर्चा करते हैं स्वतंत्रता की बजाय समानता की, और ये कहते हैं कि सरकार को अगर सभी नागरिकों का कल्याण करना है तो बाजार में हस्तक्षेप करना होगा। अब ये 2 धाराएं चल रही थी समकालीन रूप में, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद और उदार समतावाद। ये दोनों के दोनों बल देती है व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण इकाई मानती है। तब इन दोनों के खिलाफ, या ये कह दिए इन दोनों के पैरेलल एक और धारा चली,
क्योंकि इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद है वो भी व्यक्ति को केंद्र मानता है, और उदार समतावाद भी व्यक्ति को केंद्र मानता है। लेकिन एक और इसके समानांतर धारा चली जो व्यक्ति को केंद्र नहीं मानता बल्कि किसको मानता है, हम उसको देखते हैं। और वो कौन सी धारा है? वो आया समुदायवाद, कम्युनिटेरियनिज्म। समुदायवाद का तात्पर्य है कि विवेकशीलता, स्वस्वार्थ और इन सब की बजाय जरूरी चीज है बंधुता। दो मुद्दे हैं। जब व्यक्तिवाद आता है तो यह कहा जाता है कि सभी किरणें मिलकर सूर्य को बनाती है, तो किरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जैसे ही समुदायवाद आता है तो हम कहते हैं कि सूर्य महत्वपूर्ण है जिसे किरणें निकलती है। तो अगर समुदाय का भला होगा, समाज का भला होगा, तो व्यक्ति का अपने आप ही भला हो जाएगा। तो ये पूरे समुदाय की भलाई की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति की चर्चा नहीं करते, ये तो पूरे समूह की चर्चा करते हैं। तो बंधुत्व की चर्चा करते हैं, सामुदायिक सहयोग की चर्चा करते हैं, नागरिक सद्गुणों की चर्चा करते हैं, नागरिक अच्छाइयों की चर्चा करते हैं, और नागरिक सक्रियता की चर्चा करते हैं कि अगर सबको सुखी रहना है तो तब सबको सामुदायिक कल्याण के लिए सक्रिय रहना होगा। और ये जिस थीम के पे काम करते हैं वो थीम है कॉमन गुड। जबकि हमने इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद और उदार समतावाद किया था, उसमें कॉमन गुड की बजाय इंडिविजुअल गुड होता है। उसमें व्यक्तिगत शुभ की बात की जाती है और इसमें सबके शुभ की बात की जाती है। तो जो सबके शुभ की बात करे वो समुदायवाद। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूएसए से हुई थी, यूएस से। हालांकि जो पुराने समुदायवादी हैं उनमें हम सबसे पुराना समुदायवादी था अरस्तु, उसके बाद ऐसा ही था रूसो, ऐसा ही था हेगल। लेकिन ये एक आधुनिक नहीं समकालीन विचारधारा है, न ये पुरातन है न मध्यकालीन है, बल्कि ये समकालीन विचारधारा है जो पिछले 40-50 साल में पैदा हुई है, जिसको हम समुदायवाद बोलते हैं। तो मैंने अरस्तु की चर्चा कर दी, रूसो या हेगल की चर्चा कर दी। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पुरानी है, यहां ये उनसे प्रभावित है, ये अरस्तु से बहुत ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि अरस्तु जब ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सक्रिय रूप से सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में भागीदारी करनी चाहिए। तो ऐसे थिंकर्स में है अमिताई एटिजियोनी जो अमेरिका के हैं, ये लगभग अमेरिकन ही हैं, ये माइकल सैंडल हैं और माइकल वाल्जर। इनकी तो सरल समानता और जटिल समानता और इनके न्याय का सिद्धांत, और इनका यह वाक्य है कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। और इनकी यह पुस्तक सफीयर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के क्षेत्र बहुत सारे होते हैं, तो सफीयर्स ऑफ जस्टिस उनकी फेमस बुक है। इनका न्याय का सिद्धांत और इनके समानता के सिद्धांत अत्यंत प्रसिद्ध है और यह हमारे सिलेबस में भी है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में जो सबसे अंतिम विचारक है ये माइकल वाल्जर ही है। तो हम जब भी विचार करेंगे डिटेल स्टडी करेंगे माइकल वाल्जर के बारे में। आज नाम भरे ठीक है, इनकी खूब चर्चाएं होंगी बाद में भी। ऐसी हैं चार्ल्स टेलर, ऐसी हैं रॉबर्ट पुटनम। रॉबर्ट पुटनम को तो हम तब चर्चा करते हैं जब हम सोशल कैपिटल की चर्चा करते हैं। देखिए सोशल कैपिटल अपने आप में एक पूरा विषय है, एक टॉपिक है। तो इन फ्यूचर जब भी मौका मिलेगा अपन रॉबर्ट पुटनम की भी चर्चा करेंगे। और इनका जो कंसेप्ट दिया हुआ है सोशल कैपिटल का, सामाजिक पूंजी का, एक तो वो पूंजी होती है जो हमारी जेब में रहती है या फैक्ट्रियों में रहती है जमीन के रूप में, और दूसरी होती है सामाजिक पूंजी जो हमें सुखी रखती है, जो हमारा भाईचारा है, हमारा बंधुत्व है, औरों से प्रेम है, औरों के प्रति इज्जत की भावना है, लोग हमारी भी इज्जत करते हैं। इस सब को बोला जाता है सामाजिक पूंजी। तो इसकी डिटेल स्टडी हम इन फ्यूचर कभी करेंगे। आज तो मैंने कहा इस कक्षा में हम सिर्फ थिंकर्स और उनके समुदायों को करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। उदारवाद के समस्त रूप पूरे हो चुके हैं और अब हम चर्चा करेंगे एक नई विचारधारा की, और वो है समाजवाद। समाजवाद जो पैदा हुआ वो पैदा हुआ व्यक्तिवाद के खिलाफ। मुख्यतः तो ये व्यक्तिवाद के खिलाफ है। देखिए, और व्यक्तिवाद जो है वो उदारवाद की चरम सीमा है। उदारवाद की चरम सीमा को जब नकारात्मक उदारवाद और इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद अपने सर्वोच्च स्तर के ऊपर पहुंचते हैं तब व्यक्तिवाद बन जाते हैं।
समाजवाद व्यक्तिवाद का उल्टा है। जहां व्यक्तिवाद बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर, वहीं समाजवाद बल देता है पूरे समाज के ऊपर, पूरे सामाजिक कल्याण के ऊपर, जिसमें सबका कल्याण शामिल है। जहां व्यक्तिवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्य है और वही जिंदा रहेगा जो योग्य है, वहीं समाजवाद कहता है सब जिंदा रहेंगे, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो। व्यक्तिवाद कहता है कि पूंजी के ऊपर जो कब्जा होगा वो निजी होगा, यानी पूंजी निजी होगी, विद्यालय होंगे जो प्राइवेट होंगे, हॉस्पिटल्स प्राइवेट होंगे, सब चीजें हैं वो निजी स्वामित्व में होगी। जबकि समाजवाद कहता है कि हर चीज के ऊपर जो स्वामित्व होगा वो पूरे समाज का होगा, सामाजिक स्वामित्व होगा। तो जो सबके कल्याण की बात करें, उत्पादन के साधनों के ऊपर सामाजिक स्वामित्व की बात करें, ऐसे को हम समाजवाद बोलते हैं। ये आया था व्यक्तिवाद के खिलाफ। तो इसके ना बहुत सारे प्रकार हैं, कोई एक प्रकार नहीं है समाजवाद का। जितने समाजवादी हैं उतने समाजवाद के प्रकार हैं। तब सीईएम जोड बोलता है, सीईएम जोड, कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है कि जो भी इसको पहनता है उसके सिर पे ये सेट आ जाती है। बड़ी फ्लेक्चुअल टोपी है, इट मींस। तो हम समाजवाद के बहुत सारे प्रकार करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं यूटोपियन सोशलिज्म से, स्वप्नलोकीय समाजवाद। देखिए, यूटोपिया तो एक बुक थी थॉमस मूर की, जो प्रभावित है प्लेटो की बुक रिपब्लिक से। यूटोपियन कल्पना लोकियों को बोलते हैं जिनके सिद्धांत व्यवहार में लागू करना संभव नहीं होता। उन सिद्धांतों के लिए हम यूटोपिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं कह रहा था कि स्वप्नलोकीय समाजवादी, ये जो नाम दिया हुआ है स्वप्नलोकीय, यूटोपियन सोशलिस्ट, ये कार्ल मार्क्स का और एंजल्स का दिया हुआ है। ये बोले कि हमने जो समाजवाद का कंसेप्ट दिया है, अवधारणा दी है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स बोले वो है वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म। और हमसे पहले जो समाजवादी हो चुके हैं वो हो चुके हैं स्वप्नलोकीय समाजवादी, यूटोपियन। तो ये नाम दिया मैंने कहा कार्ल मार्क्स ने और एंजल्स ने। वो इनको यूटोपियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि इनके जितने भी सिद्धांत हैं उनको लागू करना संभव नहीं है। इनके सिद्धांतों के द्वारा कभी भी समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। इनकी अवधारणाएं हैं वो काल्पनिक हैं, व्यवहार में उनको लागू करना संभव नहीं है। तो उनसे पूछा कि आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? कि हमारा समाजवाद है वैज्ञानिक समाजवाद। हम सिर्फ गुलाबों की कल्पना नहीं करते, हम गुलाबों के लिए भूमि भी तैयार करते हैं, जबकि इन्होंने सिर्फ गुलाबों की कल्पना की है। तो ऐसे ही स्वप्नलोकीय हैं एक सेंट साइमन जो फ्रांस की क्रांति के समय थे। ऐसे ही हैं चार्ल्स फूरियर और कोवेट और रॉबर्ट ओवन। इनकी व्यापक चर्चा, इनकी पुस्तकों की चर्चा और इनके जो आइडियाज हैं उनकी चर्चा तब होगी जब हम समाजवाद के विचारधारा के रूप में समाजवाद को पढ़ेंगे। लेकिन चार्ल्स फूरियर को तो चलो आज थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है नारीवाद। ये जो फेमिनिज्म शब्द है ये चार्ल्स फूरियर का दिया हुआ है जो फ्रांस का था। चलिए एक तथ्य और तैयार हुआ। तो ये स्वप्नलोकीय समाजवादी है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, कावेट और रॉबर्ट ओवन। ये तब याद होंगे जब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। एक बार इनकी तस्वीर जब बन जाती है तो आगे हम पढ़ेंगे तो हमारे सिर्फ इनका स्पष्टीकरण बकाया रह जाएगा और इनको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर हम चर्चा करते हैं संशोधनवादी विकासवादी की। संशोधनवादी विकासवादी बर्नस्टाइन को कहा जाता है। बर्नस्टाइन जर्मनी का रहने वाला था और कार्ल मार्क्स की जो अवधारणाएं थी उसमें इसने सुधार किया था बर्नस्टाइन ने। हम एक छोटी सी चर्चा करें। कार्ल मार्क्स ये कह के गया था कि समाज में एक दिन सिर्फ दो वर्ग रह जाएंगे, एक अमीर और एक गरीब, और जो मध्यम वर्ग है वो गायब हो जाएगा। या तो वो अमीर बन जाएगा और अधिकांश है उनमें से वो गरीब बन जाएंगे, तो मध्यम वर्ग नहीं होगा समाज में। बर्नस्टाइन ने कहा
कि कार्ल मार्क्स महोदय, आपने ये कहा था कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा समाज सिर्फ दो वर्गों में बंट जाएगा, जबकि जो चीजें दिखाई दे रही है वो आपकी सोच और आपके विचारों के खिलाफ है। बर्नस्टाइन कह रहा है कार्ल मार्क्स से, और खिलाफत ऐसे है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, पूंजीवाद बढ़ रहा है, मध्यम वर्ग जो है उसका आकार कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है मध्यम वर्गीय लोगों की। तो ये इसने क्या किया, सुधार किया और विकास किया मार्क्सवाद में। इसलिए तो संशोधनवादी या विकासवादी मार्क्सवादी कहा जाता है बर्नस्टाइन को, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, विकासवादी समाजवाद, इसकी पुस्तक भी है बर्नस्टाइन की। अब हम करते हैं श्रम संघवादी के रूप में चर्चा। जार्ज सोरेल, सिंडिकलिज्म। पहले तो थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर ले कि सिंडिकलिज्म होता क्या है। देखिए, सिंडिकलिज्म सिंडिकेट से बना है। आपने बहुत सारे मजदूर संघों का नाम सुना होगा, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मजदूर संघ। लेबर यूनियंस। इन मजदूर संघों का जो अध्यक्ष होते हैं या इनका जो संगठन होता है, इस संगठन से एक एक व्यक्ति लेके और फिर एक बड़ी यूनिट तैयार की जाती है समस्त संघों की, उसको हम कहते हैं सिंडिकेट। और यही सिंडिकेट फिर सारे निर्णय करती है, फिर वो निर्णय मजदूर संघों तक पहुंचाए जाते हैं और मजदूर संघ अपने प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाते हैं। तो मजदूर संघों का जो सर्वोच्च संघ होता है उसको हम सिंडिकेट बोलते हैं, उसको श्रम संघ बोलते हैं, श्रमिकों का बड़ा संघ जो मजदूर संघों का ऊपर है। और ये फ्रांस में आया था और इसको लाने वाले थे जार्ज सोरेल। जार्ज सोरेल ने यह कहा कि कार्ल मार्क्स ये कह के गए थे कि जो क्रांति की शुरुआत होगी वो क्रांति की शुरुआत उद्योगों से होगी, आर्थिक क्षेत्र से होगी, और फिर वो अन्य क्षेत्रों में फैलती जाएगी, और फिर एक दिन राजनीति में भी फैल जाएगी और सर्वहारा का अधिनायकवाद आ जाएगा। सर्वहारा का अधिनायकवाद एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी, कुछ समय रहेगा। मजदूरों का तानाशाही है, मजदूरों की तानाशाही वो कुछ समय रहेगी, पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा क्योंकि मजदूर पूंजीपतियों को मार देंगे और खुद कब्जा कर लेंगे सरकार के ऊपर, तो वो आएगी मजदूरों की तानाशाही। लेकिन मजदूरों की तानाशाही भी लंबे समय तक नहीं रहेगी। एक दिन मजदूर क्या करेंगे, अंतिम पूंजीपति को भी साफ कर देंगे, तब समाज में एक वर्ग रह जाएगा, सिर्फ मजदूर वर्ग, या जिसको ये कह सकते हैं कि अब वर्ग विहीन समाज बन जाएगा। इसमें दो वर्ग नहीं होंगे, एक वो जो शोषण करता है, एक जिसका शोषण होता है। और जिस दिन वर्ग एक रह जाएगा उस दिन राज्य गायब हो जाएगा, क्योंकि राज्य को पैदा किया था एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए। तो राज्य तभी तक रहता है जब वर्ग दो होते हैं। जार्ज सोरेल कहते हैं कि कब्जा जो हमें करना है, क्रांति जो हमें करनी है, वो सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में करनी है। मुख्य झगड़ा उत्पादन के साधनों को लेकर तो है, और जिस दिन उद्योगों के ऊपर कब्जा हो गया फिर राजनीति अपने आप ही संचालित होती रहेगी। तो ये उद्योगों पे कब्जा करने की बात करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में ये बात करते हैं अराजकतावाद की। अराजकतावाद का तात्पर्य है कि जहां राज्य नहीं होता उसको हम अराजकतावाद बोलते हैं। तो जार्ज सोरेल सीधी कार्रवाई की बात करते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में तोड़फोड़ की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावादी है। बहुत आगे चल के तो कार्ल मार्क्स का भी जो साम्यवाद है वो अराजकतावाद ही बन जाता है। लेकिन क्रांति के जस्ट बाद राज्य समाप्त नहीं होता, बल्कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक बार थोड़े से समय के लिए, हालांकि वो समय निश्चित नहीं है, वो सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा। लेकिन ये कहते हैं कि क्रांति के जस्ट बाद राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावाद आएगा, राज्य को है उसको कोई योगदान उसका नहीं, अराजकतावाद लेकर पड़ेगा। तो हमने तीन रूप तो कर लिए समाजवाद के, सौपनलोकीय समाजवाद, संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद और श्रम संघवादी समाजवाद। हमने सौपनलोकीय में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, कावेट और रॉबर्ट ओवन की चर्चा की।
अब आप अगर याद करें तो हमने बर्नस्टाइन की चर्चा की संशोधनवाद के बारे में, और ये वो विचारक है जार्ज सोरेल जो श्रमसंघवादी हैं, जो फ्रांस के हैं। अब हम समाजवाद के कुछ और रूप भी देखते हैं। फेबियन समाजवाद देखते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है फेबियन समाजवाद के ऊपर। फेबियन समाजवाद, ब्रिटिश समाजवाद को हम फेबियन समाजवाद बोलते हैं। ये धीमे परिवर्तनों पे विश्वास रखते हैं। ये अंतः प्रवेश का तात्पर्य है कि आप ज्ञान को बढ़ाइए, मजदूरों के हित में आप न्यूज़पेपर निकालिए, लिटरेचर निकालिए, आप सम्मेलन कीजिए, सभाएं कीजिए और लोगों को समझाइए समानता के बारे में, समाजवाद के बारे में। तो आप देखेंगे कि एक दिन लोग समझ जाएंगे और आपको बिल्कुल भी क्रांति करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक पद्धति से भी समाजवाद आ सकता है। तो ब्रिटेन का जो समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है उसको हम फेबियन समाजवाद बोलते हैं। कार्ल मार्क्स का समाजवाद कहता है कि पूंजीवाद तभी समाप्त होगा जब क्रांति होगी, तो वो तो है क्रांतिकारी समाजवाद। और ये कहते हैं कि पूंजीवाद को समाप्त किया जा सकता है लोकतांत्रिक पद्धति से भी, क्योंकि अगर लोग समझदार हो जाएंगे, मजदूर समझदार हो जाएंगे, तो जब वोट पड़ेगा तो अपनी पार्टी को, मजदूर पार्टी को वोट देंगे, अपने दल को वोट देंगे। और जब वो सरकार बना लेगी, लोकतंत्र में उन्हीं की सरकार बनती है जिनकी संख्या ज्यादा होती है, तो मजदूर संख्या में ज्यादा है, सरकार उनकी बनेगी। जब सरकार उनकी बनेगी तो जो नियम और कायदे बनाए जाएंगे वो पूंजीपतियों के तो खिलाफ बनाए जाएंगे और मजदूरों के समर्थन में बनाए जाएंगे। तब अपने आप समापन हो जाएगा पूंजीवाद का। तो ये लोकतांत्रिक पद्धति के हिमायती हैं, ये कल्याणकारी राज्य के हिमायती हैं। और इन्हीं फेबियनवादियों के दर्शन के ऊपर और सहयोग से बाद में एक पार्टी बनी थी जिसके लिए हम कहते हैं कि मजदूरों का पूरे संसार में ये पहला राजनीतिक दल था, लेबर पार्टी। आज देखिए ब्रिटेन में दो ही पार्टियां मुख्य है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी अनुदार दल और दूसरा है मजदूर दल। आखिर वर्तमान में जो राज है वहां कंजर्वेटिव पार्टी का है, वर्तमान प्रधानमंत्री है वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, लेकिन मजदूर दल भी वहां खूब हावी है। तो ये मजदूर दल की स्थापना इन्हीं फेबियनवादियों के सहयोग से हुई थी। ये फेबियनवाद क्या है, इसका नाम कैसे रखा गया, ये फेबियन कंकेटेटर कौन था, इन सब की चर्चा हम तब करेंगे जब हम समाजवाद एक आइडियोलॉजी के रूप में करेंगे। आज हम सिर्फ कुछ संप्रदाय, कुछ अवधारणाएं, कुछ विचारधाराएं, उनके विचार को याद करने के लिए इस कक्षा का आयोजन किया। आज तो थिंकर्स कौन है, देखिए फेबियनवाद के जो संस्थापक है ये दंपति है दोनों, सिडनी वेव और ब्रिटिश वेव। इन दोनों ने इस फेबियन सोसाइटी की स्थापना की थी फेबियन 1884 में लंदन में। और फिर इसी फेबियन सोसाइटी ने फेबियन समाजवाद के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। और ये उन लोगों का आंदोलन था जो आमतौर पे प्रोफेसर्स थे या बड़े लेखक थे, यानी विद्वान लोगों का आंदोलन था। ये लॉस्की भी इससे जुड़े हुए थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं ब्रिटिश, वो इससे जुड़े हुए थे। अपने यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में हम नाम सुनते हैं एनी बेसेंट की, वो भी जुड़ी हुई थी। और इसी से जुड़े हुए थे ग्राहम वालास। तो ये सब वो विचारक हैं जिनको हम कहते हैं कि ये फेबियन समाजवादी है। तो फेबियन समाजवाद अगर हम एक शब्द में करना चाहें तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, और ये उसके विचारक हैं। तो आप समर्थक अगर आज याद कर पाए वो भी पर्याप्त है, सिडनी वेव और ब्रिटिश वेव। बाकी विचारकों के बारे में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। ग्राहम वालास को तब पढ़ते हैं जब ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक पढ़ते हैं और व्यवहारवाद के बारे में पढ़ते हैं। जब हम समानता की चर्चा करते हैं तो लॉस्की को पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करते हैं तो एनी बेसेंट को पढ़ते हैं। तो ये विचारक बार बार दोहराए जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके ये याद हो जाएंगे 2, 4, 5, 7 दिन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रिटेन को एक बार छोड़ते हैं और कुछ और नई जगहों के ऊपर चलते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद फेबियनवाद से हम आगे चलते हैं। खैर, मैंने ये कह तो दिया कि चलो ब्रिटेन छोड़ते हैं, नहीं, ब्रिटेन एक बार वापस लौटते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं श्रेणी समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म की।
गिल्ड सोशलिज्म, श्रेणी समाजवाद जीडीएच कोल का है। जीडीएच कोल भी फेबिनवादी ही थे, फेबिनवाद से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने गिल्ड सोशलिज्म के नाम से एक कंसेप्ट और आगे बढ़ाया। हम एक और जब डेमोक्रेसी करेंगे, तब हम एक डेमोक्रेसी करेंगे, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तब हम चर्चा करेंगे फिर जीडीएच कोल की कि औद्योगिक लोकतंत्र क्या है और जीडीएच कोल का उसमें योगदान क्या था। आज तो हम इनका सिर्फ श्रेणी समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म कर रहे हैं। श्रेणी समाजवाद यह कहता है कि मध्य युग में जितना भी कार्य किया जाता था या पूंजी जिसके कब्जे में हुई थी, वो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं हुआ करती थी, बल्कि विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की एक गिल्ड बनी होती थी और वो गिल्ड ही सारा काम देखती थी। वही गिल्ड सी राजा से कह के और टैक्स का निर्धारण करती थी। वही अपने जो सदस्य हुआ करते थे किसी व्यवसाय के, उनके व्यवहार नियंत्रण का कार्य किया करती थी। हम ये कह सकते हैं कि सोने से संबंधित जितना भी काम था, उस सारे काम को देखने के लिए सुनारों की एक गिल्ड हुआ करती थी। राज्य सुनारों के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया करता था। तो ये है गिल्ड सोशलिज्म। इसी को वापस लाया जाए, ये मध्यकाल में चला करती थी। तो गिल्ड सोशलिज्म है जीडीएच कोल का अराजकतावाद। एनार्किज्म समाजवाद का ही एक रूप है, कई बार इसको हम अलग भी पढ़ते हैं। अराजकवाद का, एनार्किज्म का तात्पर्य यह है कि राज्य नहीं होगा। राज्य नहीं होगा इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य को हम समाप्त कर दें, क्योंकि राज्य तो बड़ी मुश्किल से तो पैदा हुआ था। राज्य पैदा तब हुआ था जब मत्स्य न्याय आ गया था, जब चारों ओर मारकाट मची हुई थी, तब लेवियाथन आया था। जब नागरिक एक दूसरे को मार रहे थे, लोग मार रहे थे, नागरिक क्या, तब लेवियाथन आया था। और ये अराजकतावादी कह रहे हैं कि राज्य को समाप्त कर दीजिए। क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि अराजकतावादियों का यह मानना है कि जो राज्य है ये शोषणकारी सत्ता है, ये एक वर्गीय हितों के लिए काम करने वाली संस्था है, जैसा कि प्रोंदा बोलेगा। तो ये राज्य है, ये व्यक्ति को पूर्ण रूप से नैतिक नहीं होने देता, उसकी स्वतंत्रताओं को बाधित करता है, उसके शोषण का आधार है। तो फिर राज्य को क्या करें? समाप्त कर दें, या राज्य एक दिन खुद समाप्त हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? क्यों होगा समाप्त? क्योंकि ये सारे मिलके ये कहते हैं अराजकतावादी कि व्यक्ति अपने व्यवहार में एक दिन इतना परिवर्तन कर लेगा कि उस दिन राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये कहते हैं कि राज्य को समाप्त करने के लिए कुछ बुरे लोगों को समाप्त करना होगा। तो ये वो हैं जिनकी हम क्रांतिकारी अराजकतावादी कहते हैं कि क्रांति के माध्यम से समाज के शोषणकारी तबके को जैसे ही हम समाप्त करेंगे, एक ही तबका रह जाएगा, फिर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, तो राज्य भी नहीं होगा। ऐसे ही विचारकों में है विलियम गॉडविन, प्रोंदा को तो अपन तब पढ़ते हैं जब हम कहते हैं कि संपत्ति चोरी है और सारे संपत्तिवान चोर है। जब कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो प्रोंदा की कई बार चर्चा आएगी। बाकुनिन को हम तब पढ़ते हैं जब हम समाजवाद की आलोचना करते हैं या सर्वहारा के अधिनायकवाद की आलोचना करते हैं। क्रोपोक्टिन को भी पढ़ते हैं हम जब हम समाजवाद एज आइडियोलॉजी करेंगे, तो इनको डिटेल में करेंगे। जब अराजकतावाद करेंगे तब भी करेंगे। विलियम गॉडविन को अपन तब पढ़ते हैं जब हम पहला ही लेसन करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं कि राजनीति को राजनीति विज्ञान नाम किसने दिया था। तब हम दो नाम देखते हैं कि देखिए, राजनीति जो शब्द है, पॉलिटिक्स, वो तो दिया हुआ है अरस्तु का, लेकिन इसको राजनीति विज्ञान जो नाम दिया गया था वो दिया था विलियम गॉडविन। और विलियम गॉडविन की पत्नी थी मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट, जिसको हम नारीवाद की मां बोलते हैं। इन दोनों का नाम दिया है राजनीति विज्ञान, और ये थे अराजकतावादी। अब हमने दो रूप और किए। हमने काल्पनिक समाजवाद किया, हमने फेबियनवाद किया, श्रमसंघवाद किया, गिल्ड सोशलिज्म कर लिया, संशोधनवादी समाजवाद किया था। आप दोबारा देखेंगे तो फिर याद आ जाएंगे। और अराजकतावाद भी कर लिया।
अब तो हम आते हैं मुख्य समाजवाद के ऊपर। यह है वैज्ञानिक समाजवाद, जिसके प्रणेता है कार्ल मार्क्स और एंजल्स। और इसी वैज्ञानिक समाजवाद को, जिसको हम कई बार मार्क्सवाद भी बोलते हैं, बाद में जब इसने रूप परिवर्तित किया समकालीन समय में, तो पैदा हुआ नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म। अब नियो मार्क्सिज्म के हम दोनों रूप कर लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। आलोचनात्मक नव मार्क्सवाद तो अपने को अच्छी तरह से करना ही होगा, क्योंकि हेबरमास के रूप में एक विचारक है अपने पास। और संरचनावादी मार्क्सवाद सिर्फ चर्चा भर करेंगे, इन फ्यूचर जब आएगी चर्चा मार्क्सवाद की, तब कार्ल मार्क्स की चर्चा करेंगे तब भी, और एज ए आइडियोलॉजी जब अपना समाजवाद और साम्यवाद और मार्क्सवाद को करेंगे तब भी इनकी चर्चा करेंगे। तब हम अंतर भी समझेंगे, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, क्या ये तीनों एक ही है या तीनों अलग अलग है, ये तो आगे डिटेल स्टडी है। आज अपना एक ही उद्देश्य है कुछ विचारकों के नाम याद करना, जो किस संप्रदाय के हैं, किस विचारधारा के हैं, या किस अवधारणा से संबंध रखते हैं। तो आलोचनात्मक नव मार्क्सवाद भी अभी देखेंगे अपन, और संरचनात्मक नव मार्क्सवाद। संरचनावादी मार्क्सवादी के रूप में हमारे एक विचारक था, लेकिन अभी अपने सिलेबस से हट चुका है, लुई अल्थुसर। खैर, उनकी आज चर्चा जरूर कर लेंगे, सिलेबस में नहीं है तो क्या हो गया। तो हम अभी वैज्ञानिक समाजवाद को करने वाले हैं और नव मार्क्सवाद को करने वाले हैं। वैज्ञानिक समाजवादी, इनकी थीम देखते हैं, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शोषण से मुक्ति दिलानी है, क्योंकि समाज में दो वर्ग हैं और शुरुआत से ऐसे इतिहास आगे बढ़ा है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता आया, दूसरे वर्ग ने विरोध जारी रखा और समाज आगे बढ़ता रहा। तो इस शोषण से छुटकारा पाना है, आर्थिक समानता लेके आनी है। वर्ग संघर्ष इनकी मुख्य थीम है कि समाजवाद तभी आएगा, साम्यवाद तभी आएगा जब दो वर्गों में संघर्ष होगा, और इसी इतिहास भी तभी आगे बढ़ता है जब दो वर्गों में संघर्ष होता है। ये कहते हैं कि जब पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, मजदूर क्रांति हो जाएगी, तब सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा, प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप आएगी, और उसके बाद एक दिन अंतिम पूंजीपति को मार के वर्ग विहीन राज्य बन जाएगा। यानी राज्य वर्ग विहीन होगा, और एक दिन राज्य वर्ग विहीन क्यों होगा, एक दिन तो होगा क्या कि पूरी व्यवस्था ही राज्य विहीन हो जाएगी। तो जिस दिन आएगा साम्यवाद, उस दिन न तो राज्य होगा न ही वर्ग होगा। तो साम्यवाद एक ऐसी अवस्था होगी जो राज्य विहीन भी होगी और वर्ग विहीन भी होगी। तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज, इनकी अंतिम स्टेज है वैज्ञानिक समाजवाद की। तो शोषण मुक्ति और आर्थिक समानता और वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन समाज बनाना उद्देश्य है वैज्ञानिक समाजवादियों का। कौन कौन से विचारक हैं, तो ये तो प्रणेता है इसके, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। लेनिन जो कि रूस का था, और 1917 में रूस में जो मार्क्सवादी क्रांति हुई, जिसका सही नाम है बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसका प्रणेता यही था, लेनिन था उसका लीडर। लेनिन के बाद स्टालिन आया। 1949 में जो चीन की साम्यवादी या क्रांति हुई, उसका नेतृत्व था माओ त्से तुंग के पास। तो माओ त्से तुंग अपने यहां एज ए थिंकर हमें पढ़ना होगा, कार्ल मार्क्स भी हम एज ए विचारक पढ़ेंगे। और ऐसी एक महिला और थी जिसका नाम था रोजा लग्जमबर्ग। इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछ लिया जाता है, जब हम एज ए आइडियोलॉजी, जब हम समाजवाद और साम्यवाद को करते हैं तब। तो हमने वैज्ञानिक समाजवाद की चर्चा की, और इन सब की चर्चा की कार्ल मार्क्स की, एंजल्स की, लेनिन की, स्टालिन की, माओ त्से तुंग की, रोजा लग्जमबर्ग की, ट्राटस्की की। 20 विचारक और हैं, मुख्य ये विचारक है, इसलिए इतना ही लिखा है। जब डिटेल स्टडी करेंगे, अपनी कक्षाएं आगे बढ़ेगी, तो 20 विचारक और लगाएंगे। ये वो विचारक हैं जो शुरुआत में मार्क्सवाद से जुड़े हुए थे, बाद में मार्क्सवाद ने अपना रूप परिवर्तित किया। तो इन सब मार्क्सवादियों को कहा जाने लगा
शास्त्रीय मार्क्सवादी, यानी इनका संबंध है शास्त्रीय यानी क्लासिकल मार्क्सवाद से। और ये नाम तब रखा क्योंकि एक नया मार्क्सवाद आ गया था, तब इनको क्लासिकल नाम दे दिया गया। तो हमारी आगामी चर्चा है हमारी वो नियो मार्क्सिस्ट के, नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म के ऊपर है। तो हम अब चर्चा करेंगे नियो मार्क्सवादियों की। नियो मार्क्सिस्ट कौन है? पहले तो हम चर्चा करेंगे कि नव मार्क्सवाद है क्या। देखिए, जहां कार्ल मार्क्स ये कहा करता था कि शोषण का जो मूल आधार है वो सिर्फ उत्पादन के साधन है, इसका तात्पर्य है कि सिर्फ समाज में आर्थिक शोषण होता है और कोई शोषण नहीं होता। जबकि नव मार्क्सवादी कहते हैं शोषण बहुविध होता है। एक औरत का जो शोषण होता है वो देह शोषण होता है। अपने इस टिपिकल और हायरार्कियल समाज में जो शोषण होता है दलितों का, वो जातीय शोषण है। अमेरिका में जो शोषण होता है रंग के आधार के ऊपर, वो निर्जातीय शोषण है, वो रंग भेद का शोषण है। तो क्या शोषण सिर्फ आर्थिक है क्या? नहीं, लैंगिक शोषण भी होता है, निर्जातीय शोषण भी होता है, जातीय शोषण भी होता है। और अगर किसी देश में धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनको मारा जाता है तो उनको धार्मिक शोषण है। तो क्यों हम ये कहें कि शोषण सिर्फ आर्थिक ही होता है? ये कहता है शोषण बहुत प्रकार का होता है। दूसरा, आर्थिक निर्धारणवाद का विरोध। जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं यानी क्लासिकल मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं तो हर चीज के मूल में अर्थ है। हर चीज का जो निर्धारण है वो उत्पादन के साधनों के ऊपर कब्जे के द्वारा होता है। भौतिक संसाधन ही महत्वपूर्ण है, शोषण भी उनसे होता है, क्रांति भी उनके लिए करनी है और समाज का नया रूप भी उन्हीं के माध्यम से आएगा। तो पूरा जो हम मार्क्सवाद पढ़ते हैं वो चारों दिशाओं में उस मार्क्सवाद को किसने घेर रखा है? आर्थिक तत्वों ने घेर रखा है पूरे मार्क्सवाद को। और ये इसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि समाज में परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं है कि भौतिक संसाधनों पे कब्जे को ही बदला जाए। जो संरचनाएं होती है, संरचनाएं हमारी जो राज्य है, शिक्षा व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, साहित्य है, कला है, सरकार है, इनमें भी चेंज करके और व्यवस्था को बदला जा सकता है। जबकि कार्ल मार्क्स तो ये कहा करता था कि सिर्फ आर्थिक व्यवस्था को बदल देंगे तो बाकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि आधार में बैठी है आर्थिक व्यवस्था। और जैसे हम नींव को हिलाएंगे, आधार को हिलाएंगे, बाकी जो अधिसंरचनाएं हैं वो अपने आप नीचे आके गिरेगी। तो ये आर्थिक निर्धारणवाद के विरोधी हैं जो कार्ल मार्क्स देके गया था। ये अलगाव की चर्चा करते हैं। अलगाव एक मनोवैज्ञानिक दशा है, एलिनेशन। और इस अलगाव का शिकार मजदूर भी होता है, इस अलगाव का शिकार पूंजीपति भी होता है। ये एक पूरी कंसेप्ट है अलगाव का, जिसकी हम व्यापक चर्चा करेंगे। जब हम मार्क्सवाद भी करेंगे तब करेंगे। तो अलगाव का विरोध करते हैं। अलगाव का तात्पर्य है कि हम अपने आप को समाज से अलग मानते हैं, खुद को मशीन बना लेते हैं हम, और हमारी मौलिकता समाप्त हो जाती है। वो होता है अलगाव। ये कहते हैं कि आधार, जहां पूरा बल कार्ल मार्क्स आधार के ऊपर देता है, और ये कहता है अधिसंरचनाओं का भी महत्व है। अधिसंरचनाओं का तात्पर्य है आधार पर टिकी हुई जो संरचनाएं होती है वो अधिसंरचनाएं होती है। तो इन्होंने बल दिया कि शोषण कोई एक प्रकार का नहीं होता, बहुत प्रकार का होता है। और इतना ही नहीं, ये जो एक चीज पे और बल देते हैं और वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। कार्ल मार्क्स ये कह के गया था कि संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं वो भौतिक तत्वों की वजह से होते हैं, मैटर की वजह से होते हैं। हेगल ये कह के गया था कि विचारों में जब बदलाव आता है, चेतना में बदलाव आता है, तो इतिहास आगे बढ़ता है। तो नव मार्क्सवादी दोनों को ही स्वीकार करते हैं, मैटर को भी और आइडिया को भी, कि भौतिक तत्वों की वजह से भी बदलाव आते हैं और बदलाव आते हैं चेतना की वजह से भी। खैर, और आगे बढ़ते हैं। तो ये चेतना को भी महत्व देते हैं। कौन कौन है नव मार्क्सवादी? तो देखिए, नव मार्क्सवादी हैं, उनके बहुत सारे प्रकार हैं। हम अब कर रहे हैं आलोचनात्मक मार्क्सवाद, जो पैदा हुआ फ्रैंकफर्ट स्कूल में। जो पैदा हुआ फ्रैंकफर्ट स्कूल में। देखिए, फ्रैंकफर्ट स्कूल है, ये जर्मनी में है।
और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसके अधिकांश जो संस्थापक हैं वो यहूदी हैं। जब हिटलर आया था तो इन सब प्रोफेसर को वहां से भागना पड़ा था और अमेरिका चले गए थे इस संप्रदाय के अधिकांश लोग। जब हिटलर का राज चला गया तो 45-50 के बाद ही वापस आ गए थे जर्मनी, कुछ आ गए थे। तो ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है इसके हैं ये अर्थशास्त्री हर्खहाइमर है, पक्का एक क्वेश्चन आता है, थियोडोर एडोर्नो है, हेबरमास, ये तो मैंने कहा था अपने सिलेबस में भी है, एरिक फ्रोम है और हर्बर्ट मार्क्यूजे है। ये वो लोग हैं, ये वो विचारक हैं जिनका संबंध है तो नव मार्क्सवाद से, लेकिन नव मार्क्सवाद भी बहुत प्रकार का है। इनका संबंध नव मार्क्सवाद का जो आलोचनात्मक सिद्धांत है उससे है, विश्लेषणात्मक है, ग्रामसीवाद है, नवग्रामसीवाद है, आलोचनात्मक मार्क्सवाद है, संरचनात्मक मार्क्सवाद है, अस्तित्ववादी मार्क्सवाद है। तो आज अपने सिर्फ दो ही करने वाले हैं नव मार्क्सवाद के, सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ नियो मार्क्सिज्म, एक आलोचनात्मक सिद्धांत वाला मार्क्सवाद और दूसरा संरचनात्मक मार्क्सवाद। तो हम फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो आलोचनात्मक मार्क्सवाद पैदा हुआ उसके विचार को याद करते हैं। हर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हेबरमास थियोडोर एडोर्नो के यहां पहले शोध सहायक थे, फिर खुद इस फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो समाज विज्ञान की पीठ थी उसके प्रोफेसर बन गए थे। तो ये दूसरी पीढ़ी के नव मार्क्सवादी कहलाए जाते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल की दूसरी पीढ़ी के, एरिक फ्रोम और उसके बाद हर्बर्ट मार्क्यूजे। हम कई बार जब इनकी चर्चा करते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो प्रभावित हैं कि ये किससे प्रभावित हैं। तो देखिए हर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हेबरमास, एरिक फ्रोम, लुई एल्थुजर, ये नाम नए नए से लगते हैं, धीरे धीरे आप रिपीट करेंगे तो आपके भी याद हो जाएंगे। जो आलोचनात्मक स्कूल के हैं इनके ऊपर जो प्रभाव है वो प्रभाव हेगल का है, वो ग्रामसी का है और सबसे ज्यादा प्रभाव कार्ल मार्क्स का है। थोड़ा सा प्रभाव रूसो के ऊपर, रूसो का भी है इनके ऊपर। रूसो से ये रिटर्न टू नेचर वाला भाव लेते हैं। चलिए एक संरचनात्मक मार्क्सवाद और है, लुई एल्थुजर फ्रांस के थे, अपने सिलेबस में थे, हट चुके हैं। इनका संरचनात्मक मार्क्सवाद है निकोल पोलातांज की कई बार चर्चा आएगी, पॉलिटिकल थ्योरी में भी आएगी, आगे पढ़ेंगे तब भी चर्चा आएगी, राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे तब भी निकोल पोलातांज की चर्चा आएगी। और जब हम मार्क्सवादी स्टेट पढ़ेंगे और उसमें हम सब संरचनात्मक मार्क्सवाद, और हम जब पढ़ेंगे उपकरणात्मक मार्क्सवाद, या हम पढ़ेंगे राज्य का संरचनात्मक सिद्धांत और राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत, तब चर्चा आएगी निकोल्स पोलांजा की और तब चर्चा आएगी रोल्फ मिलीबैंड की, तब हम इसकी फिर चर्चा कर लेंगे। तो हमने संरचनात्मक मार्क्सवाद की चर्चा की, लुई एल्थुजर और निकोल्स पोलांताज। अब हमारे मार्क्सवाद के सारे रूप कंप्लीट हो गए हैं, एकदम से याद नहीं होंगे, आप बैक जाइए, लिखिए और जो आपको नोट्स मिलेंगे उनको पढ़िए, ये आपके 2-3 दिन में याद हो जाएंगे सारे। अब हम व्यवहारवाद को करेंगे। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के खिलाफ खड़ा हुआ एक आंदोलन था जिसने बल दिया प्रत्यक्षवाद से प्रभावित हुआ ये, और नव प्रत्यक्षवाद और नव प्रत्यक्षवाद कुछ ऐसी धाराएं थी जो सोशल साइंस में आई, और इन दोनों ने बल दिया अनुभववाद के ऊपर, तथ्यात्मकता के ऊपर और विज्ञान के ऊपर। अनुभववाद का तात्पर्य यह है कि जो चीजें हम अनुभव कर सकते हैं वही चीजें सत्य है, काल्पनिक चीजें राजनीति विज्ञान में नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने मूल्य मुक्त अध्ययन के जो अध्ययन होते हैं उनको बल दिया और मूल्यों को बाहर धकेल दिया राजनीति विज्ञान से। हम चर्चा करेंगे मूल्य तथ्य, पूरा विवाद अपने सिलेबस में है, फैक्ट्स वैल्यू डिक्टोमी, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा कि ये प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है और तार्किक प्रत्यक्षवाद या नव प्रत्यक्षवाद से प्रभावित एक धारा जो राजनीति विज्ञान में आई वो था व्यवहारवाद। और ये पैदा हुआ अमेरिका का जो शिकागो स्कूल था। यहां स्कूल का तात्पर्य होता है, संप्रदाय का तात्पर्य होता है विचारकों का एक समूह जो एक जैसा विचार रखता है और किसी अवधारणा को आगे बढ़ाता है, तो उसको हम स्कूल या संप्रदाय बोलते हैं। तो है तो ये विश्वविद्यालय जिसमें अधिकांश विश्वविद्यालय में काम किया करते थे, पर जरूरी नहीं कि सारे उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो, ये कुछ और विश्वविद्यालयों में भी काम करते थे, लेकिन इन सब की अध्ययन की पद्धति एक ही थी। ऐसे ही व्यवहारवादियों में चार्ल्स मेरियम के लिए हम ये कहते हैं कि ये है
व्यवहारवाद के दार्शनिक पिता। डेविड ईस्टन है व्यवहारवाद के पिता। डेविड ईस्टन न केवल व्यवहारवाद के पिता हैं बल्कि ये पिता हैं उत्तर व्यवहारवाद के भी। लॉसवेल को कैटलिन, रॉबर्ट डेहल, आमंड, डेविड ट्रूमैन, कोलमैन, पावेल, शूमैन, इन सब को हम तब पढ़ते हैं जब हम क्या पढ़ते हैं, व्यवहारवाद पढ़ते हैं। गोस्नेल भी पढ़ते हैं, जो बहुत बड़ा जिसने काम किया था चुनावों के ऊपर, चुनाव प्रणाली के ऊपर, मतदान व्यवहार पे जिसने काम किया था, गोस्नेल। तो ये वो विचारक हैं जो व्यवहारवादी हैं, जिनको हम आमतौर पे कई बार आधुनिक विचारक भी कह देते हैं। तो व्यवहारवाद की थीम हम सब जानते हैं कि विज्ञान और तथ्य और अनुभववाद पे बल देता है, और ये विचारक हैं। इसमें 8-10 विचारक और भी हैं। आज हम चूंकि पहला दिन हम इतने याद करेंगे। चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, लॉसवेल, कैटलिन, रॉबर्ट डेहल, आमंड। आमंड को तो हमें जरूर पढ़ना होगा जब हम इसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल करेंगे। ईस्टन को हम तब पढ़ेंगे जब हम व्यवहारवाद करेंगे और इसकी सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे। डेविड ट्रूमैन को हम तब पढ़ेंगे जब हम बहुलवाद करेंगे या जब ग्रुप थ्योरी करेंगे, तब हमें डेविड ट्रूमैन को भी पढ़ना होगा, रॉबर्ट डेहल को भी पढ़ना होगा। ग्रुप थ्योरी आपको याद आ रहा है, ग्रुप थ्योरी, एलीट थ्योरी, ये सब हमारे सिलेबस में। तब हम इन सब की डिटेल चर्चा करेंगे, डेविड ट्रूमैन के, रॉबर्ट डेहल की। तो ये हमने शिकागो स्कूल से संबंधित व्यवहारवाद को पूरा किया। इससे पहले हमने एक फ्रैंकफर्ट स्कूल और किया था, जिसका संबंध नव मार्क्सवाद की आलोचनात्मक धारा से था, जिसका संबंध जर्मनी से था। इसका संबंध अमेरिका से है। नव परंपरावाद, जब व्यवहारवादी विज्ञान पे बल दे रहे थे, जब व्यवहारवादी तथ्यों पे बल दे रहे थे, जब व्यवहारवादी बल दे रहे थे मूल्य बहिष्करण के ऊपर, तब उन मूल्यों को बचाने का काम कर रहे थे नव परंपरावादी। न्यू ट्रेडिशनल वाले थे, वो इसको बचा रहे थे। इनके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर, क्योंकि हन्ना अरेंटे तो है ही दर्शन पे बल देते हैं, ये फिलोसॉफी के ऊपर। फिलोसॉफी हुआ जो कल्पना और मूल्यों पे बल दे, यानी मूल्यात्मकता को जरूरी मानते हैं। यानी व्यवहारवाद का उल्टा है ये बिल्कुल ही। और उसके समकालीन बह रही थी ये धारा। जब एक तरफ 50 से 70 के बीच व्यवहारवाद चल रहा था, उस समय इसके साथ साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुछ प्रोफेसर थे, विद्वान थे, वो परंपरावाद पे भी काम कर रहे थे। आत्मनिष्ठा पे बल देते हैं ये, और तथ्यों का विरोध करते हैं। विरोध इट मींस ये नहीं है कि वो निकालना चाहते हैं, लेकिन अति तथ्यवाद का ये विरोध करते हैं। तो ये वो हैं जो व्यवहारवाद के खिलाफ खड़े हुए। व्यवहारवाद के विरोध में खड़े हुए। ऐसे थिंकर्स में माइकल ओक्सफोर्ड, जो कि ब्रिटेन के हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल रह चुके हैं। द ह्यूमन कंडक्ट इनकी बड़ी फेमस बुक है, और रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, हम खूब चर्चाएं करेंगे इनकी पुस्तकों के भी। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, ये भी इनकी फेमस बुक है। लियो स्ट्रॉस, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी इनका लेख है। इनकी भी डिटेल स्टडी होती है। हन्ना आरेंट, खूब चर्चा होगी। ओएगलिन और जुवेनल, देखिए यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सिर्फ नव परंपरावादियों के नाम याद कर रहे हैं। माइकल ओक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट, ओएगलिन और जुवेनल। धीरे धीरे आपके ये सारे नाम याद हो जाएंगे। अब हम कुछ समकालीन उन अवधारणाओं को कर रहे हैं जो अपने सिलेबस में है, लेकिन जिनके बारे में अपने कम पढ़ा है आज तक। ऐसी ही एक अवधारणा बहुसंस्कृतिवाद है। बहुसंस्कृतिवाद ये कहती है कि संस्कृति चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, प्रत्येक संस्कृति को, प्रत्येक कल्चर को, संस्कृति को अपनी मान्यता का, अपनी स्वतंत्र पहचान का हक है। प्रत्येक को हक है कि उसके अधिकारों की रक्षा की जाए, उसकी जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उसकी रक्षा की जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। अपने यहाँ
अनुच्छेद 29 और 30 उनका संबंध है बहुसंस्कृतिवाद से, मल्टीकल्चरलिज्म से संबंध है उनका। अल्पसंख्यकों को अधिकार का समर्थन करते हैं ये, क्योंकि हुआ क्या कि उदारवाद ने, उपयोगितावाद ने और लोकतंत्रवादियों ने जिस चीज पे बल दिया वो है बहुमतवाद, क्योंकि लोकतंत्र में उन्हीं व्यक्तियों की सुनी जाती है जिनके पास बहुमत होता है, क्योंकि ये गणनात्मक लोकतंत्र है जो गिनती के ऊपर चलता है। तो जिसके पास सर ज्यादा होते हैं, यानी जिसके पास काउंटिंग ज्यादा होती है, क्यों काउंटिंग हम सिर की करते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो जिनके पास गणना की संख्या ज्यादा होती है, जिनके पास लोग ज्यादा होते हैं, उन्हीं की चलती है। वो ही फिर प्रभुत्व रखते हैं राजनीतिक व्यवस्था पे, सामाजिक व्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्था पे। ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को भी उनके अधिकार दिए जाएं, उनको भी मान्यता दी जाए, उनकी परंपराओं को, रूढ़ियों को, उनके जीवन शैली को, उनकी पहचान को मान्यता दी जाए। कौन कौन से थिंकर हैं पक्का, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल है ये एज ए आइडियोलॉजी है, तो ये तो करना ही होगा हमें। आज एक तस्वीर बन जाएगी तो आगे जब सिर्फ इतना ही काम बचेगा कि हम इसको समझ पाएं कि बहुसंस्कृतिवाद है क्या, बाकी अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम इन सबको याद कर लेंगे। भिखू पारिक भारत के हैं, गुजरात के, ब्रिटिश हैं। विल कैमिलिका बहुत ही फेमस हैं और कनाडा के रहने वाले हैं, बहुत फेमस बहुसंस्कृतिवादी हैं। आयरिस मैरियम यंग यूएस की हैं। जेम्स तुल्ली है और चार्ल्स टेलर है। कई बार तो इनके ऊपर क्वेश्चन सीधे आते हैं जिनको मिलान करना आता है, हर एक पेपर में आपको इनके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम नाम याद करते हैं, भिखू पारिक, विल कैमिलिका, आयरिस मैरियम यंग, जेम्स तुल्ली और चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर को तो अपने तब भी पढ़ा था जब हम समुदायवाद कर रहे थे, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, उदार समतावाद और समुदायवाद। हम तो उदारवाद की 3 समकालीन धाराएं की थी, तभी इनको पढ़ा था। तो हमने ये वो नाम किए हैं जिनका संबंध बहुसंस्कृतिवाद से है, भिखू पारिक, विल कैमिलिका, आयरिस मैरियम यंग और जेम्स तुल्ली। आप कीजिए क्या, एक बार इनको लिख लीजिए, जो आपको नोट्स मिले उनमें दिए हुए हैं, एक बार खुद लिखिए और इनको सुबह शाम जब भी टाइम मिले एक बार आंखों के आगे से निकालिए। जैसे ही आप ऐसा 8-10 बार करेंगे तो प्रत्येक विचार का आपके याद हो जाएगा। आपका 20% कार्य हो जाएगा। नया टॉपिक आया है, उत्तर आधुनिकतावाद। जो 2014 की जो भर्ती आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें यह टॉपिक नहीं था, अब आया है पोस्ट मॉडर्निज्म, और नेट में भी है। नेट का और कॉलेज लेक्चर का सिलेबस लगभग समान है, बस नेट जेआरएफ में एक यूनिट अलग है जिसका संबंध लोक प्रशासन से है, या एक पब्लिक पॉलिसी की छोटी सी यूनिट है। बाकी अगर आप ये तैयारी कर लेते हैं कॉलेज लेक्चरर की, तो आपकी नेट और जेआरएफ दोनों हो जाती है। इतना डीप है कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है। तो उत्तराधुनिकतावाद नेट में भी है और कॉलेज लेक्चरर में भी है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी आता है। अब हम उत्तराधुनिकतावाद के मुद्दे को आगे बढ़ाएं तो इसकी थीम क्या है, क्या कहता है ये विरोधी है मेटा नैरेटिव्स का, महावर्तांतों का। महावर्तांत का तात्पर्य है कि वो सिद्धांत जो ये कहते हैं कि हमने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है, वो महावृत्तांत होते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स की जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है या उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो ये है महावृत्तांत। या हेगल की जो चेतना की जो व्याख्या है और इतिहास की जो उसने व्याख्या की है कि कैसे कैसे इतिहास चेतना के द्वारा, विचारों के द्वारा, आइडियाज के द्वारा आगे बढ़ता है, ये महावृत्तांत है। जो कहते हैं कि हमने जो कह दिया वो सत्य है, सत्य निरपेक्ष होता है, ज्ञान है, इसकी प्राप्ति की जा सकती है और कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए जा सकते हैं कि ज्ञान ये है। लेकिन ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सत्य सापेक्ष होता है। हो सकता है आज जो हमें सत्य नजर आ रहा हो वो कल या परसों तक जाते जाते असत्य घोषित हो जाए। तो सत्य ये कहते हैं कभी भी निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सत्य सापेक्ष होता है। सापेक्ष और निरपेक्षता की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, जब दो हमारे पास शब्दावली होगी, एक सापेक्षता और एक निरपेक्षता। यह सार्वभौमिकता का विरोध करता है
कि मानव संचालन, समाज संचालन और राजनीति संचालन का कोई भी नियम सार्वभौमिक नहीं हो सकता। जैसे हम व्यवहारवादियों को पढ़ते हैं तो डेविड ईस्टन ये कहता है कि मेरा जो व्यवस्था सिद्धांत है ये प्रत्येक व्यवस्था में सार्वभौमिक रूप से लागू हो सकता है। ये ऐसी चीजों का विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी नियम, कोई भी सत्य वो सार्वभौमिक नहीं होता, वो काल सापेक्ष होता है, वो समय सापेक्ष होता है, वो समाज सापेक्ष होता है, वो समय सापेक्ष होता है, वो व्यक्ति सापेक्ष होता है। तो कोई भी चीज अंतिम सत्य नहीं होती। इसीलिए महावर्तांतों का विरोध करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हर चीज का विखंडन करो। डेरिडे का तो फेमस थ्योरी है विखंडन। विखंडन का तात्पर्य है कि आप किसी को भी अंतिम सत्य मत मानिए और हर जो स्थापित चीज है उसका विरोध कीजिए। यह है विखंडन। तो विखंडन हम तब करेंगे जब हम उत्तर आधुनिकतावाद करेंगे डिटेल में। ये इसके विचारक हैं, क्योंकि अधिकांश इनमें से फ्रेंच हैं तो नाम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दो सवाल आते हैं आमतौर पे मिशेल फुकोल्ट के ऊपर। कई बार फुको बोलते हैं, कई फुकोल्ट भी बोलते थे। मिशेल फुको, जेम्स डेरिडा, लियोटार्ड, बोद्रिलार्ड और जेमेसन, ये 5 बड़े विचारक हैं। अधिकांश तो इनके ऊपर मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, कई बार बुक्स भी आ जाती है, कई बार इनके कंसेप्ट्स भी आ जाएंगे। तो हम जब उत्तराधुनिकतावाद करेंगे तब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे और हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। अभी तो हमने 3-4 ही सिर्फ समझने की कोशिश की है कि ये मेगा नैरेटिव्स का विरोधी है, बस इतना ही किया है हमने कि ये महावृत्तांतों का विरोधी है। और हमने 5 विचारक किए, मिशेल फुको किया, जैक्स देरिडा किया, लियोटार्ड किया, बोद्रिलार्ड किया और जेमेसन किया। कुछ 1-2 और निकल आएंगे जब उत्तराधुनिकतावाद करेंगे तब। तो आप इनको फिर लिख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं तो इनको 2-3 बार दोहराइए, आपके कल या परसों तक ये याद हो जाएंगे। तो उत्तराधुनिकतावाद के बाद कुछ नया देखते हैं, अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद भी बोलते हैं हम इसको। ये रूढ़िवाद कहते ही, और ये शब्द आपको जाना पहचाना सा लग सकता है, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का तात्पर्य क्या है, पहले हम इसकी मेन थीम क्या है उसको समझते हैं। नया जुड़ा है टॉपिक सिलेबस में, पहले नहीं था। रूढ़िवादी वो होते हैं जो परंपराओं से प्रेम करते हैं। रूढ़िवादी वो होते हैं जो कहते हैं कि मानव पूर्ण नहीं है बल्कि अपूर्ण है। अपूर्णता का तात्पर्य है कि मानव शक्ति प्रेमी है, मानव हिंसक है और मानव भयभीत होने वाला भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसा उदारवादी बोलते हैं कि व्यक्ति विवेकशील है, हम सीधा ही बोलते हैं कि व्यक्ति विवेकशील है नहीं है, वो समझदार नहीं है, तो इसका मतलब व्यक्ति अपूर्ण है। तो ये अनुदारवाद है, ये उदारवाद की और समाजवाद दोनों की खिलाफत किया करता है। उदारवाद की खिलाफत तो इसलिए करता है क्योंकि उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति विवेकशील है, जबकि ये कहते हैं विवेकशील नहीं है, वो तो मूर्ख है। समाजवाद का विरोध रूढ़िवाद इसलिए करता है क्योंकि समाजवाद कहता है कि सारे नागरिक समान हैं, और ये कहता है कि कोई समान नहीं है। ये सामाजिक श्रेणीबद्धता और ऊंच नीच का समर्थन करता है। अगर आप हमारे समाज में भी देखना चाहें तो हमारे समाज में वो व्यक्ति जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, और जाति प्रथा को नहीं, जातियों में जो ऊंच नीच की भावनाओं का समर्थन करते हैं, ये अगड़ी और पिछड़ी जातियों की और दलित जातियों का जो आपसी भेदभाव मानते हैं, जो छुआछूत करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम रूढ़िवादी बोलते हैं। यानी ये सामाजिक श्रेणीबद्धता, सोशल हायरार्की में विश्वास करते हैं। निजी स्वामित्व, ये देखिए और बड़ी चीज है इनकी, निजी स्वामित्व। ये कहते हैं पूंजी के ऊपर स्वामित्व निजी होना चाहिए। इस मामले में उदारवादियों से मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते किसी भी मामले में। जब संपत्ति के ऊपर स्वामित्व की बात आती है तो समाजवादी कहते हैं कि संपत्ति पूरे समाज की है, उदारवादी कहते हैं नहीं वो निजी है, और रूढ़िवादी भी कहते हैं कि नहीं संपत्ति पे स्वामित्व है, वो निजी होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये जीववाद के ऊपर विश्वास करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है, जीववाद क्या है, छोटी सी 1 सेकंड की चर्चा है। ऑर्गेनिज्म का तात्पर्य है कि पूरा समाज एक जीव की तरह है। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र एक जीव है और हम उसके अंग हैं।
हम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और वैसे ही हम उस जीव से जुड़े हुए हैं। हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक जीव है। तो अंग कभी भी जीव से अलग होकर, स्वतंत्र होकर जिंदा नहीं रह सकते। तो ये वो धारा है जो ये कहती है, ये वो विचारधारा है जो ये कहती है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति उसका साधन है। जो नागरिक हैं वो अंग है और राष्ट्र है वो एक जीव है। और सारे नागरिक, जैसे अंग आपस में जुड़े हुए हैं जीव के साथ, वैसे सारे नागरिक आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम जीववाद बोलते हैं। तो हमने देखा कि परंपराओं से जो प्रेम करते हैं और सोशल हायरार्की में जो विश्वास करते हैं उनको हम रूढ़िवादी बोलते हैं, यानी पुराने विचार वाले व्यक्ति जो परिवर्तनों को पसंद नहीं करते। कई बार ऐसे व्यक्तियों के लिए हम ये भी कह देते हैं कि ये यथास्थितिवादी होते हैं। स्टेटस क्वो, जो परिवर्तनों को पसंद नहीं करते। कौन कौन से थिंकर हैं? ज्यादा नहीं है। डेविड ह्यूम है, एडमंड बर्क है। इस एडमंड बर्क जो कि ब्रिटिश थे और ब्रिटिश कॉमन सभा के मेंबर भी रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं वहां की कॉमन सभा के, बहुत अच्छा बोलते थे ये। एडमंड बर्क के लिए हम कहते हैं कि ये फादर है मॉडर्न कंजर्वेटिज्म के, ये पिता हैं आधुनिक अनुदारवाद के। माइकल ऑक्सफोर्ड की थोड़ी देर पहले चर्चा की थी जब हम नव परंपरावाद कर रहे थे। मैंने कहा था कि ये प्रिंसिपल रह चुके हैं ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। और इरविंग क्रिस्टल ये यूएस के हैं। यूएस में जो वर्तमान में जो अनुदारवाद की धारा बह रही है उस धारा के हैं ये इरविंग क्रिस्टल। हम इनको कई बार नवरूढ़िवादी कह देते हैं, नियो कंजर्वेटिज्म कह देते हैं इरविंग क्रिस्टल को, जो कि यूएस का रहने वाला है। चलिए, तो हमने 4 विचारक किए हैं जो अनुदारवादी हैं। डेविड ह्यूम है, एडमंड बर्क है, माइकल ऑक्सफोर्ड है और इरविंग क्रिस्टल है। एक बार फिर आप इनको लिख लीजिएगा और फिर आपके याद हो जाएंगे। जब हम आगे अनुदारवाद एज ए आइडियोलॉजी करेंगे तब हम फिर बेंजामिन डिज़राइली और बहुत सारे और विचारकों की भी चर्चा करेंगे, डैनियल बेल की भी चर्चा करेंगे। तो अभी हमने एक और विचारधारा और उसके विचारक पूरे किए, अनुदारवाद, रूढ़िवाद। आगे बढ़ते हैं। नारीवाद, फेमिनिज्म, नया टॉपिक, बिल्कुल मजेदार टॉपिक। नारीवाद वो है जो नारी को शोषित मानता है, फेमिनिज्म। मैंने कहा था, पीछे चर्चा चली थी, मैंने आपको एक विचारक बताया था फूरियर, जिसने ये शब्द पहली बार यूज किया था, चार्ल्स फूरियर। इस व्यक्ति ने इस शब्द का पहला प्रयोग किया था, नारीवाद, चार्ल्स फूरियर ने। और चार्ल्स फूरियर था काल्पनिक समाजवादी, यूटोपियन सोशलिस्ट। नारी शोषण, नारी मुक्ति, कि नारी को इस शोषण से मुक्ति दिलाया जाए, लिबरेशन। निजी की राजनीति, ये इनका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, निजी की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्राइवेट, नारीवादियों का। और विशेष करके जो रेडिकल फेमिनिज्म है, उग्र नारीवाद है, उनका है ये कंसेप्ट कि नारी का शोषण राजनीतिक रूप से ज्यादा नहीं होता जितना कि घरेलू शोषण होता है। घर के ऊपर जो जेंडर गैप रखा जाता है और नारियों को यह कह के कि तू नारी है, तू स्त्री है, तू बेटी है, सारे काम घर के उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं और बाहर के सारे काम पुरुष करता है। तो ये घरेलू मामले में भी राजनीति को घुसाना चाहती है। ये कहते हैं राजनीति सार्वजनिक नहीं होती बल्कि राजनीति निजी की भी होती है और घरेलू राजनीति भी होती है। ये सिस्टरहुड को बढ़ावा देती है। सिस्टरहुड का तात्पर्य है कुछ ऐसे भाव जिनमें महिलाएं आपस में मिलके रहती हैं, खुद की बस्तियां होती है। और सिस्टरहुड विरोधी है उस प्रवृत्ति का, उस पारिवारिक सिस्टम का जिसको हम कहते हैं विषमलिंगी परिवार, जहां एक औरत और एक पुरुष मिलकर परिवार बनाते हैं। सिस्टरहुड में औरत और औरत मिलकर परिवार बनाएंगे, उसको सिस्टरहुड कहा जाता है। तो इनकी जो मुख्य थीम है वो ये है कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मर्द है। अच्छा, आगे चलते हैं। कौन है जो ये कहते हैं? मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट। ये तो नहीं कहती खैर ऐसा, ये उदारवादी नारीवाद की मां है ये, या नारीवाद की मां है ये, मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट, जो एडमंड बर्क की बहुत भारी विरोधी थी।
बेट्टी फ्रीडन, ब्रिटेन इसकी, यूएस की, सिमोन दे बुआ, कैट मिलेट, जी.बी. एलेस्टीन, बेल हुक्स और कैरोल पैटमैन, जर्मेने गीर, बीसियों हैं जो नारीवाद की विचारक है। इन हम सबको तब करेंगे, वर्जीनिया वुल्फ, नाओमी वुल्फ, अपने यहां वंदना शिवा, वंगारी मथाई, इन सब की चर्चा तब करेंगे जब हम नारीवाद एज ए आइडियोलॉजी करेंगे। आज आप सिर्फ 5-6 नाम याद कर लेंगे, तो 8-10 नाम याद और करने हैं, वो तब हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे याद करना। तो हमने नारीवादियों में चर्चा की मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट, जो मां है नारीवाद की, बेट्टी फ्रीडन। बेट्टी फ्रीडन के लिए इतना याद रखें, एक वाक्य आता है सीधा ही, नारी की पहचान की समस्या, यानी नारीवाद नाम की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ नेम, यह है बेट्टी फ्रीडन का। सिमोन दे बुआ का तो बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, आपने याद है सबके लगभग, मैं भी मानता हूं, कि नारियां पैदा नहीं होती बल्कि नारी बनाई जाती है। और कैट मिलेट और जे.बी. एलेस्टीन, ये बी है, जे.बी. एलेस्टीन, जीन बैथे एलेस्टीन। तो हमने ये 5 नाम किए, मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट, बेट्टी फ्रीडन, सिमोन दे बुआ जो फ्रांस की है, कैट मिलेट और जे.बी. एलेस्टीन। तो नारीवाद और नारीवादी कौन है, हमने इस मुद्दे पे चर्चा की। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्थावाद और नव संस्थावाद। नया टॉपिक है, बिल्कुल ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करेंगे, तब करेंगे जब एज ए टॉपिक करेंगे, डिटेल स्टडी तब करेंगे। तो संस्थावाद वो है जो औपचारिक संस्थाओं पे बल दे, और नव संस्थावाद वो है जो अनौपचारिक संस्थाओं पे बल दे। औपचारिक संस्थाएं होती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्री परिषद, विधायिका, ये सब, ये होती है औपचारिक संस्थाएं। धर्म, जाति, मीडिया, तकनीक, एनजीओज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब काम तो कुछ और के लिए बनी होती है, लेकिन ये राजनीति को भी प्रभावित करती है। जैसे राजस्थान में जाति है, वो राजनीति को भी प्रभावित करती है, लेकिन वो जाति राजनीति के लिए नहीं बनी हुई। तो ऐसी संस्थाओं को हम अनौपचारिक संस्थाएं कहते हैं। और नव संस्थावाद है वो अनौपचारिक संस्थाओं के ऊपर बल देता है। बहुत सारे विचारक हैं जिनका संबंध संस्थावाद से है, और इसमें सुधार के लिए फिर व्यवहारवाद से प्रभावित होकर जो आई थी नई थ्योरी, नई अप्रोच, वो ये थी नव संस्थावाद। इस पे व्यवहारवादियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो औपचारिक संस्थाओं पे बल दे वो संस्थावाद, ये तो पुराना है, क्लासिकल है। लॉर्ड जेम्स ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आपने कभी बुक पढ़ी होगी, ये उसी के लेखक है। लॉवेल और फाइनर, और भी विचारक करेंगे जब एज ए टॉपिक इसको करेंगे। तो आज हम 3 नाम याद करते हैं जो संस्थावादी है, लॉर्ड जेम्स ब्राइस, लॉवेल और फाइनर। अब हम नव संस्थावाद की ओर आ जाते हैं जो अनौपचारिक संस्थाओं के ऊपर बल देता है। इसके जो प्रणेता हैं, पिता हैं, वो याद करेंगे आज तो, मार्च व ओल्सेन। इन्होंने एक लेख लिखा था न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, और उसी से नव संस्थावाद शब्द पैदा हुआ, और ये फिर एज ए अप्रोच आगे बढ़ाई। तो मार्च और ओल्सेन है, ये नव संस्थावाद के संस्थापक हैं। तो हमने और कर लिया, संस्थावाद कर लिया और नव संस्थावाद कर लिया। अब हमारा अंतिम बिंदु बचा है, ये तीनों के तीनों आपके ग्रुप थ्योरी, एलीट थ्योरी एंड रैशनल चॉइस थ्योरी, ये आपके सिलेबस में एक साथ दी हुई है। इसकी भी अपन इंग्लिश लिख देते हैं, एलीट थ्योरी। ग्रुप थ्योरी है आर्थर बेंटले की। आर्थर बेंटले को व्यवहारवाद पढ़ते हैं, तब भी पढ़ते हैं जब समूहों की चर्चा करता है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। फिर ट्रूमैन इसकी उल्टी पुस्तक लिखता है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो ये दोनों तो हम बार बार पढ़ते हैं, आर्थर बेंटले और डेविड ट्रूमैन, ये हम समूह सिद्धांत में पढ़ते हैं। समूह सिद्धांत का तात्पर्य ये होता है कि राजनीति को जो प्रभावित करता है वो व्यक्ति नहीं करता, जैसा कि व्यक्तिवादी मानते हैं, बल्कि राजनीति को प्रभावित एक समूह करता है।
अभी हमने जो दिल्ली का पूरा आंदोलन देख रहे हैं, क्या कोई एक किसान राजनीति को प्रभावित कर सकता है? क्या अकेला कोई एक किसान दिल्ली की सरकार को प्रभावित कर सकता है? क्या केंद्र सरकार को? नहीं कर सकता। राजनीति को प्रभावित करते हैं समूह। तब आर्थर बेंटले बोलते हैं कि राजनीति कुछ नहीं है, ये अंतर समूह संघर्ष है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे समूह होते हैं, शिक्षकों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, पूंजीपतियों के, किसानों के, भांति भांति का व्यवसाय करने वाले लोगों के, डॉक्टर्स के, और इनका आपस में टकराहट होती है, इनके हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं और राजनीति आगे बढ़ती है। तो ये जो ग्रुप को केंद्रीय स्थान देते हैं राजनीति में, वो है ग्रुप थ्योरी वाले विचारक। आर्थर बेंटले है, डेविड ट्रूमैन है, रॉबर्ट डेहल है और लिंडब्लोम है। बहुत सारे और भी हैं जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे जब हम समूह सिद्धांत को डिटेल में करेंगे। एलीट थ्योरी, अभिजन सिद्धांत, जहां समूह सिद्धांत वाले ये कह रहे हैं कि राजनीति में समूह महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं एलीट थ्योरी वाले कहते हैं नहीं, राजनीति में महत्वपूर्ण होता है अभिजन। अभिजन वो होता है जिसके निर्णय सारे लोग मानते हैं। जैसे गांधी जी अपने यहां अभिजन थे, नेहरू जी अभिजन थे, आपके गांव में भी अभिजन पाए जाते हैं, आपकी कक्षा में भी अभिजन पाए जाते हैं। तो अभिजन अब आपका जो कक्षा में जिस बच्चे की बात सारे मानते हैं, वो उसको हम अभिजन बोलेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपके महाविद्यालय में जब चले जाएंगे, कुछ एक शिक्षक या दो शिक्षक ऐसे होंगे जो सबका नेतृत्व करेंगे, तो आप उन नेतृत्व करने वाले लोगों को अभिजन बोलते हैं। और कभी भी लोकतंत्र है, ये जनता का शासन नहीं होता, बल्कि अभिजनों का शासन होता है। कुछ ही लोग हैं जो लोकतंत्र में बार बार निर्वाचित होकर आते रहते हैं और नेतृत्व करते रहते हैं। देखिए, राजस्थान की राजनीति को हम देखते हैं, गहलोत जी और वसुंधरा जी, ये दो एलीट्स हैं। 5 साल वो रैली और 5 साल वो रैली है। तो कहां है आम जनता का राज? तो ये लोकतंत्र का विरोध करते हैं। अभिजन सिद्धांतवादी कहते हैं कोई राज नहीं होता जनता का, राज होता है अभिजन का। जनता सिर्फ वोट देने के लिए होती है, उनका चयन करने के लिए अभिजनों का। और ये तो बिल्कुल विरोधी हैं लोकतंत्र के भी। पेरेटो, गितानो मोस्का, मिशेल्स, ये तीनों तो समाजशास्त्री हैं और यूरोप के हैं, और ये तीनों लोकतंत्र का तो समर्थन करते हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्री हैं और आर्थिक उपागम है इनका। शुम्पीटर, सार्टरी, एंथनी डाउन्स, मैनहाइम भी है, रॉबर्ट डेहल भी है इनके साथ। लेकिन आज हम इतना याद करेंगे, ये है सोशियोलॉजी से जुड़े हुए और ये है इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए। तो पेरेटो, गितानो मोस्का और मिशेल्स, ये अभिजन सिद्धांतवादी हैं जिनका संबंध सोशियोलॉजी से है, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं। शुम्पीटर, सार्टरी और एंथनी डाउन्स, ये अर्थशास्त्र से संबंधित हैं और ये लोकतंत्र से तो का समर्थन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये मानते हैं कि लोकतंत्र वोट देने तक ही सीमित है, बाकी कार्य तो सारा अभिजन करते हैं। तो समूह सिद्धांत में आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट डेल और लिंडब्लोम कह रहे हैं कि समूह महत्वपूर्ण है। पेरेटो, मोस्का, मिशेल, शुम्पीटर, सार्टरी और एंथनी डाउन्स कह रहे हैं कि एलीट्स महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं इसके ऊपर, रैशनल चॉइस थ्योरी वालों के ऊपर। ये कहते हैं न तो समूह महत्वपूर्ण है, न ही अभिजन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है व्यक्ति। ये फिर वापस व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं। और व्यक्ति जो भी सारे कार्य करता है, वो क्या सोच के करता है? मुद्दा तो ये है कि व्यक्ति सारे कार्य करता है लागत और लाभ के बारे में सोच के। तार्किक चयन सिद्धांत, लागत और लाभ। आप जो भी वोट देते हैं, नेता जब भी चुनाव लड़ता है, नौकरशाह जब भी कोई गतिविधि करते हैं, कोई निर्णय करते हैं, तो लागत और लाभ का पहला ध्यान करते हैं कि खर्चा कितना आएगा और लाभ कितना होगा, और किसको? खुद को। तो तात्पर्य है कि व्यक्ति विवेकशील है और कुछ भी करने से पहले वो उस पे होने वाले खर्चे और उससे होने वाले लाभ के बारे में सोचता है। अब आप जब वोट देते हैं, तो ये तार्किक चयनवादी हैं, जो रैशनल चॉइस थ्योरी वाले हैं, जिनका संबंध वर्जीनिया स्कूल से। वर्जीनिया एक यूएसए का विश्वविद्यालय है, वहां के हैं अधिकांश इनमें से।
सारे नहीं, कुछ वहां से निकले हुए तार्किक चयन सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी, कि आप जब चॉइस करते हैं, किसी भी चीज को चुनते हैं, उस टाइम आप बिल्कुल रैशनल होते हैं, तार्किक रूप से निर्णय करते हैं, कभी भी भावुक होकर निर्णय नहीं करते। अपने यहां एक बहस चलती है कि भारतीय जब भी है ना वोट देते हैं तो भावुकतापूर्ण तरीके से देते हैं। वो कभी तो हिंदूवाद की लहर में बह जाते हैं, कभी जातिवाद की लहर में बह जाते हैं। तार्किक चयन वाले कहते हैं बिल्कुल नहीं है, व्यक्ति वोट वहीं देता है जहां उसको फायदा होता है, बिल्कुल भी भावुक नहीं होता कोई भी वोटर। तो न वोटर भावुक होता है, न नेता भावुक होता है, और न ही नौकरशाह भावुक होता है। ये सारे जो भी कार्य करते हैं वो लाभ और लागत को देख के करते हैं कि खर्चा कितना होगा और फायदा कितना होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिनमें इनको नुकसान होता हो। तो ऐसे ही विचारकों में है डंकन ब्लेक है, केनेथ एरो है, बुकानन है। बुकानन को तो इनकी एक बड़ी फेमस बुक है सहमतियों का इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ कंसेंसस, उसके ऊपर नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है। ऑस्ट्रोम है और निस्केनन है। निस्केनन यूएसए के हैं जो नौकरशाही का आकार घटाने की बात करते हैं, जो नौकरशाही की खिलाफत करते हैं। तो डंकन ब्लेक, केनेथ एरो, बुकानन, ऑस्ट्रोम और निस्केनन ये रैशनल चॉइस थ्योरी से संबंध रखते हैं। तो समूह सिद्धांत में समूह महत्वपूर्ण, अभियोजनों में जो आगे चलने वाले कुछ नेता वो महत्वपूर्ण, और तार्किक चयन में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण। आगे तो आज ये जो पूरी हमारी कक्षा थी, इसका उद्देश्य ये था कि आप के मन में कुछ एक तस्वीर स्पष्ट कर दी जाए कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो मुख्यतः हमसे संबंधित है, और आपके दिमाग में एक तस्वीर बनानी थी कुछ विचारकों की। कोई तथ्य थोपना नहीं था इस कक्षा का उद्देश्य, कोई ज्ञान थोपना नहीं था। इसका उद्देश्य था आपकी नींव को पहले दिन से ही मजबूत कर देना। तो आपने आज जो भी देखा, जो भी सुना और जो भी पढ़ा, आप इसका रिवाइज कीजिए। इसको देखिए, ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके पास खड़ा हूं, आपके सामने हूं, आपसे मुखातिब हूं, तो इस कारण क्योंकि मैंने सिर्फ दोहराव किया है बार बार। जब आप भी इन मुद्दों का दोहराव करेंगे तो आप भी उतने ही एक्सपर्ट हो जाएंगे जितना कोई और हो सकता है, जितना मैं हो सकता हूं। तो आप इन टॉपिक्स को दोहराइए, एक दो बार इस वीडियो को देखिए। ये सारे आपके थिंकर्स और ये सारी अवधारणाएं और इनसे संबंधित इनकी जो मेन थीम थी वो आपको याद हो जाएगी। तो आप हमसे जुड़िए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आगामी समय में जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हम इसी प्रकार पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम मिलेंगे तो कुछ और नए मुद्दों को लेकर मिलेंगे। चलिए, गुड लक, वेरी गुड लक।